फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कौन सा था आपका एंड आपने पैसा कमाया था या खोया था? IVRCL इंफ्रा, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एंड IRB इंफ्रा। उसमें से अगर आप IVRCL और NCC को देखो, they were all multi baggers. But just asking you about your best and worst investment. Best investment, is it Balkrishna Industries? CAGR उसका सबसे बेस्ट है, बट मैंने पैसे उसमें नहीं बनाए। अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो इस कार ट्रेड पे अगस्त 2020 से आपने एक स्टॉक SIP पोर्टफोलियो शुरू किया है जहाँ पर आप एवरी मंथ 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग BKT या बालकृष्णा की बात करें तो ऐसा नहीं था कि उसमें 1000 करोड़ में से पैसे डालने चाहिए थे। उसमें 10,000 करोड़ में भी, 15,000 करोड़ मार्केट कैप में भी हर समय उसमें पैसे डालने चाहिए, तभी आपको एक्चुअल में फायदा होता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज माइक्रो कैप स्टॉक्स? हम लोग सब हाईवेज में ट्रैवल करते हैं, हाईवेज में जो टोल बूथ्स होते हैं वहां से क्रॉस करते हैं, तो उसमें कितने सारे लेन्स लगे रहते हैं। तो व्हाट इज आवर एम एज अ ड्राइवर कि मैं उस लेन में जाऊं जहां पे मुझे सबसे कम देर तक वेट करना पड़े। बट होता क्या है, जनरली यही होता है कि मैं जो भी लेन पकड़ूं मेरे बगल से गाड़ियां और फास्ट जा रही होती है। अगर आप उस समय कैलकुलेट करो तो 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक में आपका वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन इट इज सो एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल क्योंकि आप बगल वाले को जल्दी पास करते हुए देख रहे हो। क्या आपका फ्रेमवर्क क्या है कि मुझे उससे भी जल्दी निकलना है। तो मैं स्टॉक मार्केट में भी यही बोलता हूँ कि अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो आप हमेशा मिजरेबल रहोगे। सो गुड एनालॉजी। सो आप बता रहे हो कि 3,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की 4,000 से ज्यादा कंपनीज है और इसमें से 2,000 तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है। तो वो जो 45-50 स्क्रीन होती है फिल्टर होके आती है, तो उसका कुछ आपका क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क है? मेरा फ्रेमवर्क यही है, आई शुड। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। अंकित सर, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। एंड सबसे पहली बात तो ये है कि आप CA हो और मुझे CA लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे नज़र में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरे एक पर्सनल इंसिडेंट है विच हैज़ मेड मी लुक अप टू द CA प्रोफेशन लाइक दैट। तो मुझे, जैसे मेरी वाइफ भी फॉर एग्जाम्पल लास्ट 15 ईयर्स से शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं CA में 4 बार फेल हो चुका हूँ फाइनल के टाइम पे। अच्छा। तो अगर मेरी बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2009। तो 2009 में जब मैं CA फाइनल के एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया था तो बिना पढ़े फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को 2 एग्जामेशन मिले थे। आई डोंट नो अभी एग्जामेशन वाला चीज़ है कि नहीं है अभी भी है। तो 2 एग्जामेशन मिले तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अरे ये तो ईजी है, मैं तो क्रैक कर लूँगा बिना पढ़े। तो मैंने एक और अटेम्प्ट बिना पढ़े दिया और उसमें भी फेल हो गया और उसके बाद 2 अटेम्प्ट मेहनत करके दिया तब भी नहीं पास हुआ। एंड उसी टाइम पे मेरे तरह मेरे एक और देव फ्रेंड है, उसने भी मेरी तरह ही, वो भी स्ट्रगल कर रहा था लेकिन उसने एग्जाम दिए, पढ़ के दिया अच्छे से, तो वो क्लियर कर लिया एंड आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पोजीशन में है। सिमिलरली मेरा एक और फ्रेंड है जो आपकी तरह काफ़ी स्मार्ट था, CA में रैंक लेके आया, तो आज ही इज़ अ CEO ऑफ अ वेरी गुड कंपनी। सो एंड व्हेन आई लुक एट माय वाइफ, तो उन्होंने भी लास्ट 15 साल में जिस तरह से अपना काम किया है एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे दिखता है कि CA एज अ प्रोफेशन इज समथिंग विच इज़ यूनिक। हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए। सो आई एम ऑनर्ड टू बी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नो, थैंक यू सो मच बिकॉज आप CA की बात कर रहे हो। मैं आपके साथ एक 2-3 स्टोरीज शेयर करना चाहूँगा ऑफ सम स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड इन द लेटेस्ट अटेम्प्ट। अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया। तो एक स्टूडेंट है, उनका नाम है श्री कुमार PR, ओके, एंड वो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं। सो ही कुडंट रीड द पेजेस, ही कुडंट राइट इट प्रॉपर्ली। उनकी मॉम ने सारे पेजेस स्कैन करके, उनकी मॉम उनको समझाती थी कि ओके कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एंड ही क्लियर्ड हिज CA एग्जाम्स। देयर इज वन मोर गर्ल नेम्ड हीरल पटेल फ्रॉम अहमदाबाद एंड उनका स्टोरी ऐसा है कि उनके पापा सिक्योरिटी गार्ड थे एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे अ फ्यू मंथ्स बिफोर द फाइनल एग्जाम्स ऑफ हीरल पटेल. She cleared her exams and she proudly said that I did it, Papa, just for you. And like, although he was not there to celebrate her CA journey, but I think these are like some stories which really gave me goosebumps. Abhi jo AIR1 bhi aaya, I think Mukund Agewal is his name. His father runs a stationery shop. And वो भी मतलब अभी CA AIR1 आया. And his story is also very inspiring and coming from a background where family is into a stationery shop business, जो भी मतलब struggles face किए, now becoming a CA. These 2-3 stories really like make me or give me goosebumps and मेरे को लगता है कि काफी help भी किया है CA journey ने in whatever I am doing today. नहीं, this is
फैंटास्टिक। और मेरा ये मानना है कि हम लोग हर कोई, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी फील्ड में हो, हम लोग सबको इंस्पिरेशन ढूंढते हैं। इनफैक्ट अगर आप इलॉन मस्क की बात कर लो, अभी वो ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव है, तो उनका रिसेंटली ट्विटर पे एक वीडियो आया था जिसमें वो यही बता रहे हैं कि हर समय दुनिया में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत गड़बड़ हो रहा है। बट आप सुबह उठ के ये नहीं सोचना चाहते हो कि आप एक प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। आप सुबह उठ के इंस्पायर होना चाहते हो। तो आपने जो 2-3 स्टोरीज़ बताई है, दोज़ आर द स्टोरीज़ व्हिच इंस्पायर अस कि हम लोग उठे और कुछ पर्पस के साथ काम करें। दैट इज़ द राइट। पर्पस ऑफ लाइफ। नहीं तो काम तो सभी कोई कर रहे आप हैं। सीए कब क्लियर किए थे? कौन से साल में? नहीं, क्लियर तो हुआ ही नहीं था मेरा। अच्छा, आपने सीए क्लियर नहीं 2009 किया? में 4 बार अच्छा, फाइनल देके ओके। एंड बाय दैट टाइम स्टॉक मार्केट बग मेरे को काट चुका था। तो मुझे ओके, लगा था कि मैं इसमें बंधना नहीं चाहता हूँ। ओके। इट इज़ बेटर दैट कि मैं इससे निकल के लेट्स हैव अ फ्रेश लाइफ, स्टार्ट अफ्रेश। आई थिंक आई टूक द राइट डिसीजन। अगर उस समय मैं उसमें लगा रहता, जैसे ये नसीम तालिब अपनी किताबों में भी लिखते हैं कि आपके पास अल्टरनेट हिस्ट्री नहीं है। अगर मैं सीए बन गया होता तो मेरी क्या लाइफ होती वो तो मुझे नहीं पता। बट सीए नहीं बन के भी जो मेरी लाइफ है, आई एम हैप्पी विद दैट। सो आई व्हेन आई लुक बैक, मुझे ठीक ही लगता है कि मैंने सही डिसीजन तो एक लिया। बात बताओ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कंफ्यूज्ड होते हैं एंड डिसाइड नहीं कर पाते कि सीए कभी क्विट करना है एंड कितने टाइम तक परस्यू करना है। तो आपने डिसीजन कैसे लिया कि अभी 4 अटेम्प्ट हो गए, अभी मेरे को नहीं करना है, आई एम ऑन टू समथिंग एल्स? तो ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हुँ, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हुँ, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो, और मुझे लगता है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जनरली सबके साथ में यही होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2002-3 की, जब मैं स्मॉल टाउन रानीगंज वेस्ट बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था और मैं वहाँ से कोलकाता सेंट ज़ेवियर्स में पढ़ने के लिए आया था। तो हमारे लिए उस समय सोशल मीडिया नहीं था। मेरे पास तो इवन मोबाइल फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो छोटी जगह पे लोगों का सोच यही होता था, ठीक है, कॉमर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, तो सीए तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सीए डिसाइड ही नहीं किया था। मेरे पापा ने डिसाइड किया था, उन्होंने फॉर्म किसी को बोल के मँगवाया था और फिलअप मैंने करके बस भर दिया था और कर भी रहा था। मैंने फाउंडेशन भी क्लियर किया, इंटर भी क्लियर किया, आर्टिकलशिप भी किया 3 साल। ऐसा नहीं कि मैंने आर्टिकलशिप नहीं किया, 3 साल प्रॉपरली एक आर्टिकल के अंदर में मैंने आर्टिकलशिप की। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं 10 साल बाद, 20 साल बाद अपने आप को ये नहीं देखना चाहता हूँ। और तो अगर वो अंदर से आवाज़ आ रही है कि यू आर नॉट, यू डोंट बिलॉन्ग हियर, दिस इज़ नॉट वेयर यू बिलॉन्ग, तभी छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही है, शायद तकदीर, शायद मेरे एफर्ट्स, शायद अ मिक्सचर ऑफ बोथ, मैं कुछ रीज़न के कारण क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं और मेरे दोस्त दोनों ही फेल हो रहे थे। मेरे फ्रेंड को ये लग रहा था कि ही बिलॉन्ग्स हियर एंड ही डिज़र्व्स टू बी हियर। मुझे फीलिंग आने लग गई थी कि आई डोंट डिज़र्व टू बी हियर, आई डिज़र्व समथिंग एल्स। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं कुछ बेटर डिज़र्व करता हूँ, बट मैं कुछ डिफरेंट डिज़र्व करता हूँ। मैं यहाँ नहीं बिलॉन्ग करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी सही डिसीज़न लिया कि मैं छोड़ के आगे निकला, मुझे नई लाइफ़ मिली। मैं उस बैगेज के साथ नहीं रह रहा था। बट मेरे फ्रेंड ने भी बहुत अच्छा काम किया कि उसने छोड़ा नहीं, वो लगा रहा। तो आई थिंक उसने भी, मेरे भी 4 फेल्ड अटेम्प्ट है, उसके भी 4 फेल्ड अटेम्प्ट, बट वो पास हो गया इवेंचुअली एंड ही इज़ आल्सो लिविंग अ वेरी गुड लाइफ़। सो आई थिंक ये दोनों ही स्टोरी ये बताती है आपको कि आपको अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि आपको क्या करना है, रादर राइट। देन लुकिंग एट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। हमारे इंडियन कल्चर में कि ये प्रॉब्लम हमारे टाइम पे ज़्यादा थी। आई थिंक अभी तो फिर भी पेरेंट्स काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं कि आपके पेरेंट्स फोर्स करते हैं या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरे पेरेंट्स ने फोर्स कभी नहीं किया था, बट एक्सपेक्टेशन थी उनके अंदर कि मैं सीए बनूँ। बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि नहीं, ठीक है, इट्स ओके इफ आई एम नॉट अ सीए। तो वो अगर अंदर से आवाज़ आ रही है, इट्स ओके इफ आई एम नॉट अ सीए। मैंने अपने तरफ से अटेम्प्ट मारे और नहीं हुआ, और ऐसा नहीं है कि सीए नहीं बनूँगा तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो देयर इज़ अ बंगाली कहावत व्हिच सेज़ ना खेये मरबो ना, मतलब ना खा बिना खाए पिए मर तो नहीं जाऊँगा। जब वो आपके अंदर में आ जाता है कि नहीं, बहुत हो गया, तो निकल भी जाना चाहिए। क्योंकि आप अंदर में रह के परेशान हो रहे हो तो नहीं है। राइट। लेकिन अगर आप मेरे फ्रेंड की तरह हो जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं यहीं का हूँ, तो इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तो आपको रहना भी चाहिए। तो आपने आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दी थी या वो सीए के बाद तब तक किया आपने? अट्रैक्ट होने लग गया था। मैंने इन्वेस्ट पैसे डालने चालू नहीं किए थे। मैंने 2009 से 10 1 साल एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म इन हुँ, कोलकाता, वहाँ पे जॉब भी किया था। आई एम लकी कि मैं बहुत यंग था उस समय, जस्ट फ्रेश आउट ऑफ एमबीए कॉलेज, और सीए फेल्ड अटेम्प्ट्स। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक अपने रिसर्च टीम में पोज़ीशन दिया काम करने का। तो 1 साल काफ़ी सीखा। और बट मैं जब जैसे एंटर किया तो मैंने देख लिया था कि सब कोई बहुत फटाफट डिसीज़न ले रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक कुछ भी है। तो मुझे समझ में आ गया था कि इट इज़ अ रिस्की प्लेस टू बी फॉर अ न्यूकमर। और मैं अपने आप को जानता था
कि मैं अगर 5 लाख रुपए अभी मार्केट में गवा दूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी इसमें वापस जाने की। तो मैंने अपने आप को एक प्रॉमिस दिया था कि मैं जब तक 1 डेढ़ साल यहाँ पे जॉब करके थोड़ा सेंस नहीं लूँ, मैं 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे लिए सर्वाइवल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे को ये अच्छा लग रहा है और मुझे पता है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट करेगा मेरे लिए। आई वांट टू जस्ट सर्वाइव। इफ आई लूज 5 लाख रुपीज, मुझे मालूम है कि आई विल नॉट बी एबल टू कम बैक। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो मैंने 2010 से बहुत थोड़े थोड़े पैसे डालने, इनफैक्ट मेरे पास पैसे भी उतने नहीं थे उस समय। 2012-13 में मेरी वाइफ ने मुझे अपने कुछ सेविंग्स दिए थे, तो वो थोड़ा बहुत पैसा डाला। और 2016 में मेरे फादर ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो वो डाला। इनफैक्ट अभी तक अगर आप मेरी बात करो तो मेरे पास ऐसी कोई सेविंग्स है ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में डाल सकूँ, क्योंकि आई एम अ फाउंडर और मैंने कभी जॉब नहीं की है 1 साल करने के बाद। तो ऐसा पैसा मेरे पास कभी नहीं था मंथली इनफ्लोज कि आई कैन पुट लार्ज सम्स ऑफ मनी इन द मार्केट। बट यही सब करते-करते धीरे-धीरे करके बना और पोर्टफोलियो भी बनता गया आगे। फर्स्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट कौन-सा था आपका एंड आपने पैसा कमाया था या खोया था? फर्स्ट स्टॉक तो एक्चुअली 3 स्टॉक्स थे। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि कौन थे, बट मैं सेक्टर बता देता हूँ क्योंकि मैं वही सेक्टर स्टडी कर रहा था और मैं बहुत बुलिश था। और जो बोलते हैं ना कि वो जब आप नए-नए जाते हो तो आपके अंदर एक अलग एरोगेंस होता है कि अरे हाँ, मैंने 1 साल से पढ़ लिया, मुझे बहुत पता है। सो ये तीनों सेक्टर उस समय बहुत हॉट हुआ करते थे एंड तीनों स्टॉक्स, आई विल टेक द नेम ऑफ द स्टॉक्स आल्सो, आई डोंट होल्ड एनी ऑफ देम टुडे, जस्ट एज़ अ डिस्क्लेमर मैं बता देता हूँ। तो तीनों स्टॉक का नाम है IVRCL इंफ्रा, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एंड IRB इंफ्रा। एंड उसमें से अगर आप IVRCL और NCC को देखो, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन का अब नाम NCC हो गया, उस समय नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी बोल के बोला जाता था। तो ये दोनों कंपनी प्रीवियस बुल रन, मतलब 2003 से 2007 या 8 के बुल रन में दे वर ऑल मल्टी बैगर्स। और मैं 2009 में जॉब स्टार्ट किया था, तो मेरे को इंफ्रा एंड रोड कंस्ट्रक्शन पे ही फोकस करने के लिए बोला गया था एंड एज अ न्यू कमर मैं उसको पढ़ रहा था पूरा। और IRB आई थिंक 2007 या 8 के आसपास लिस्ट हुई थी। और जब मार्केट गिरा था तो तीनों स्टॉक गिरे थे काफ़ी। तो मैं तो बहुत बुलिश हो गया था कि ये तीनों अच्छे हैं। तो मैंने तीनों में लिया, तीनों में स्टॉक बनाया। एक कंपनी तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है, IVRCL अभी। अगर आप आज की जनरेशन के इन्वेस्टर्स लोग से पूछोगे तो उनको IVRCL का नाम भी नहीं पता हो, क्योंकि इट इज़ नॉट बट मैंने फिर भी अपनी मेमोरी के लिए कुछ शेयर्स IVRCL के अपने डीमैट अकाउंट में रख के रखे हैं, अपने आप को याद दिलाने के लिए। जैसे वो चार्ली मंगर बोलते हैं ना कि ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो दैट आई डोंट गो देयर। सो ये मेरा स्टाइल है अपने आप को याद दिलाने के लिए कि ये जो मैंने किया था कितनी बड़ी मिस्टेक थी। सो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा है, लेकिन वो इसलिए लग के रखा है ताकि मैं याद रखूं कि ऐसी गलती वापस रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि दैट वाज माय एरोगेंस, दैट वाज माय जिसको बोलते हैं ना कि जब आपको लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। थोड़ा सा पढ़ा एक इंडस्ट्री के ऊपर 1 साल 1.5 साल उसमें घुस गए अच्छे से, तो आपको लगा कि आप मास्टर हो गए हो। बट मार्केट इज ऑलवेज ऐसे जो राकेश झुंझुनवाला जी बोलते थे रादर कि देर आर नो किंग्स इन द मार्केट, मार्केट इज द किंग। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हम जैसे लोग, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट में, तो शुरू के 1-2 साल हमको यही लगता है कि हम ही किंग है, हमको समझ में आ गया है। और स्पेशली अगर मार्केट आपके हिसाब से चलने लग जाती है तो दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग। एनसीसी उसके बाद थोड़ा चला, लेकिन मैं एनसीसी से निकल गया था क्योंकि एनसीसी काफी टाइम तक स्टैग्नेट था और मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी आगे सोचने की। और IRB इंफ्रा भी, मतलब मैं प्रॉफिट में निकला था, बट आई डिडंट होल्ड एनी ऑफ देम। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे ऑल द अदर 2 कंपनीज वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल में आए, बट मेरा वो जो बायस था पहले का, इसके कारण मैं खरीद भी नहीं पाया वापस से। हालांकि अगर आप कोविड के टाइम पे खरीदे होते तो ये दोनों स्टॉक में आपके बहुत अच्छे पैसे बनते, बट आई डोंट होल्ड एनी ऑफ देम। एंड इसमें मैंने आप के बारे में जब पढ़ा था, मैं रिसर्च कर रहा था, तो अगस्त 2020 से आपने एक स्टॉक SIP पोर्टफोलियो शुरू किया है, राइट? Yes. जहाँ पर आप एवरी मंथ Yes. 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो Yes, एंड yes. इसका XIRR आपका 18.71% रहा है। Yes. तो आप ये स्टॉक में SIP कैसे करते हो एंड ये आपने चालू कैसे किया स्टॉक SIP? दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं Yeah. बट आप स्टॉक्स में करते हो, तो So, कैसे सोचा? मेरा इन जनरल मानना है कि एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। आप छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करो जिसमें आप यू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ द गेम, बट यू कैन लर्न समथिंग। सो मैंने ये एक्सपेरिमेंट 5 साल तक किया, और 5 साल तक किया, और ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं करने वाला हूँ, बट अगस्त 2020 से अगस्त 2025 तक करके मैंने सितंबर 2025 से बंद कर दिया, मतलब होल्ड पे रखा है। आई टेल यू द रीजन क्यों होल्ड पे रखा वो बाद में। बट उसमें मेरा स्टार्ट करने का मेन पर्पस एक ही था कि मैंने 2010 से स्टार्ट करके 2020 तक में अपना पोर्टफोलियो देखा, अपना ओवरऑल
द वे आई इन्वेस्ट वो देखा, मेरे पर्सनैलिटी देखी, मेरी इमोशंस को देखा, तो मैंने ये देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कम्स नेचुरली टू मी। तो मैं मतलब इन जनरल मैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक लेवल्स देखता ही नहीं हूँ। मेरे फ़ोन पे आपको कोई स्टॉक मार्केट ऐप नहीं दिखेगा। मैंने 2013 में ईटी नाउ, सीएनबीसी सब बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि उसमें आप मत देखो, बट मेरे लिए मुझे लगता था कि कोई काम की चीज़ नहीं है। मैं न्यूज़पेपर अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं वो न्यूज़ नहीं देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ़ आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड मेरे को एक स्टॉक भी मिला था उस पीरियड में 2013 में। द स्टॉक which was at 1000 crore market cap at that time, today is at 45,000 crore market cap. कौन सा वाला है? Balkrishna Industries. I own the stock. I'm not making any recommendation. Yeah. तो आइडिया ये था कि अगर आपके लक और आपके प्रोसेस ये दोनों को मिक्स करके आपको इस तरह के स्टॉक्स मिल सकते हैं, तो all I need is 2, 3, 4 BKTs in my lifetime as an investor. Right. So how do I create a process? And why I talk about process more is again, so मैं आपसे जो भी बात करूंगा मेरा कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं, मैंने किसी और से सुना है और मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, मैं वही, तो आई वुड लाइक टू गिव देम क्रेडिट ऑल्सो। सो एटॉमिक हैबिट्स बोल के एक बुक आई है, वो पहले ब्लॉग बहुत अच्छा लिखते थे, लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग्स, अब तो वो उनके न्यूज़लेटर आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जेम्स क्लियर। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में बहुत पहले लिखा था, जो बाद में उन्होंने अपने बुक में भी लिखा, तो मेरे दिमाग में वो सेट हो गई थी कि वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम्स एंड हैबिट्स। तो मुझे लगा कि मैं कैसा सिस्टम बनाऊं, कैसा हैबिट बनाऊं अपने लिए, एंड अपने लिए तो अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि जहां पे यू गेट दिस काइंड ऑफ बेट्स एंड यू डोंट एक बार में पैसा डाल के आपने भूला नहीं, आप उसको कंसिस्टेंटली पैसे डाल रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बीकेटी या बालकृष्णा की बात करें, तो ऐसा नहीं था कि उसमें 1000 करोड़ में से पैसे डालने चाहिए थे, उसमें 10,000 करोड़ में भी, 5,000 करोड़ में भी, 15,000 करोड़ मार्केट कैप में भी हर समय उसमें पैसे डालने चाहिए थे, तभी आपको एक्चुअल में फायदा होता। क्योंकि आप एज एन इन्वेस्टर जब भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, आपके पास लिमिटेड पैसा होता है। तो आप अगर, जैसे मैंने 2013 में स्टार्ट किया तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो मेरे पास 2015 या 16 में ज्यादा पैसे थे, 2019 में उससे थोड़े और ज्यादा पैसे थे। आइडियली मुझे और पैसे डालने चाहिए थे उसमें, जो मैंने नहीं डाले, विच वॉज माई अपॉर्चुनिटी लॉस। सो मेरे लिए ये जरूरी है कि अगर मेरे को 1, 2, 3 ऐसे वापस से मिले फ्यूचर में, आई शुड एलोकेट मोर मनी टू दैट। एंड आपको पहले से नहीं, जैसे अगेन आई विल गो बैक टू समवन एल्स, कि यू डोंट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैक। मुझे अगर पहले पता होता कि बालकृष्णा इंडस्ट्री 45,000 होने वाला है या 45x होने वाला है, तो मैं अपने पूरा पैसा उसी में डाल देता, राइट? वो आपको डे 1 में कभी नहीं पता चलेगा। सो वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको एक प्रोसेस ऐसा बनाना है कि आपके पास उस तरह के स्टॉक्स और आए, अगर आए तो आप उसमें रेगुलरली एलोकेट कर सको। तो मैंने 2020 से वही चालू किया और मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था दैट वाज वेरी गुड। नाउ मेनी पीपल विल लुक एट 18.67% XIRR एंड थिंक इट इज एवरेज, नॉर्मल। इस समय तो मार्केट ने बहुत अच्छे दिए, बट यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग में भी लिखा है और जो मैं यहाँ पे इन जनरल सबको बताना चाहूंगा कि 18% CAGR और 18% XIRR आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैं आपको फॉर्मूला से तो बताऊंगा ही, और फॉर्मूला से तो काफी लोगों को पता भी होगा। CAGR इज बेसिकली कि आप एक समय, जैसे अगर मैं बालकृष्णा की बात करूं कि अगर मैंने 2013 में पैसे डाले और वो 1000 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी 45,000 करोड़ मार्केट कैप की हुई, तो आपने उस समय जो पैसा डाला और आज के दिन अगर आप उसके कैलकुलेट करोगे तो CAGR निकलेगा। बट XIRR तब निकलता है जब आप कंसिस्टेंटली उसमें पैसे डाल रहे हो। वही बीकेटी में आप अगर CAGR निकालोगे तो वो CAGR बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपने 10 साल में स्टॉक को 45x होते हुए देखा है। बट अगर आप उसी में XIRR कर रहे होते तो उसका XIRR इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टॉक कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, कभी आपने कभी ऊंचे में भी लिया, कभी नीचे भी लिया। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप पैसे ज्यादा बनाते अगर आप XIRR फॉर्म में उसमें इन्वेस्ट करते। मैं अपने पोर्टफोलियो में ये दिखा सकता हूं कि मैंने बीकेटी में 1000 करोड़ के मार्केट कैप में खरीदा और 45,000 करोड़ में मैंने CAGR बहुत जबरदस्त बनाया, बट मैंने पैसा नहीं बनाया। पैसा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने पैसे एक बार 2013 में ही मैक्सिमम डाले थे। करेक्ट। सो योर जॉब एज एन इन्वेस्टर इज टू ड्रामेटिकली इंक्रीज योर नेटवर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए अगर आपके 100 करोड़ की या 100 रुपए की आपकी नेटवर्थ है, आप अगर 10 रुपया मार्केट में लगा रहे हो और उसमें से 1 रुपया जिस स्टॉक में लगाया वो स्टॉक अगर 10x होता है,
इट डजंट मूव योर नीडल, इट डजंट मूव द नीडल, राइट? सो आपका काम यही है कि आपको जब उस तरह के स्टॉक मिल रहे हैं तो आप उसमें एलोकेट भी राइट तरीके से करो. सो दैट वाज माय लर्निंग कि अच्छे स्टॉक पकड़ के भी मैंने अपने वेल्थ को उतना ज्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज नहीं किया. Correct. सो दैट इज व्हाई आई केम अप विद दिस एसआईपी वाला पोर्टफोलियो. सो कैन यू गिव एन एग्जांपल? जैसे अगर एक कोई रिटेल इन्वेस्टर है, 50,000 में से उसको लेट्स से 10,000 रुपए पर मंथ स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने हैं. ओके, 20% ऑफ हिज सैलरी ही इज इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट्स. अभी उसको स्टॉक एसआईपी शुरू करनी है 10,000 रुपीज पर मंथ के साथ. कितने स्टॉक्स में करनी चाहिए और कैसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि 10,000 इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना चाहिए उसने स्टॉक एसआईपी? नहीं, तो मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस रहा एसआईपी का, मैं आपको अभी एकदम क्लियरली बोलूंगा, मैं तो चालू करूंगा वापस, बट मेरा एकदम व्यू कंप्लीटली चेंज हो गया है फॉर बिगिनर्स. Okay. For beginners, if you have a settled job or a settled business, which will give you a fixed, जिसको बोलते हैं ना, कैश फ्लोज आपके पास आ रहा है हर मंथ, जिस नेचर का भी आ रहा हो, चाहे आपका बिजनेस दे रहा हो, चाहे आपका जॉब दे रहा हो, then you should have a different plan. और अगर आपका ऐसा है कि आपके पास बहुत सेट कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई सेट बिजनेस नहीं है, you are struggling, which is the case with most of us, then you should have a different plan. तो मैं दोनों प्लान को डिस्कस करता हूँ, एंड दोनों में एसआईपी नहीं आता है अगर आप स्टार्ट करते हो तो. ओके, आई टेल यू व्हाई. ठीक है, इवन दो मैं एसआईपी करूंगा अभी भी आगे कंटिन्यू, बट क्यों नहीं आता मैं आपको वो भी बता देता हूँ. सो अगर आप एक बिजनेस में या जॉब में हो जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, योर एफर्ट 99% ऑफ योर एफर्ट शुड गो इनटू दैट. आप अपने करियर पे दो. आप अगर वो करियर मार्केट से रिलेटेड नहीं है खास करके, तब तो ऑल द मोर आपको पूरे करियर पे ध्यान देना चाहिए. मार्केट कैन टेक अवे ऑल योर अटेंशन. जो इवन दो मैं 100% मार्केट फुल टाइम मार्केट इन्वेस्टर हूं, फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपका करियर से, अगर कोई सीए है, वो कोई अच्छी जॉब खोजने की कोशिश कर रहा है या अपने सीए की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है, आई वुड रिकमेंड हिम नॉट टू लुक एट मार्केट्स. व्हाट ही शुड स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड इफ ही इज नॉट सेट. बट इफ ही इज सेट, से फॉर एग्जाम्पल 2-3 साल 4 साल मेहनत करके उसने अपनी जॉब या अपने बिजनेस को सेट कर लिया एंड अच्छे कैश फ्लोज आने लग गए, देन आई वुड से ही शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद म्यूचुअल फंड. देन ही शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क. व्हाई रिस्क इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिस्क विल नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि उसका इंटायरली कैपिटल को वाइप आउट कर देगा, बट अगर वो रिस्क लेंगे तो वो रिस्क उनको 10x 20x ग्रो करने में भी हेल्प कर सकता है. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे आसपास मैंने दोस्तों को देखा है जिन लोगों ने कुछ नहीं किया था, जिनके पास बहुत छोटे कैपिटल थे, उन्होंने इस तरह के रिस्क लिए. अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखो, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जी, जितने भी अच्छे हैं, इन लोग सबने रिस्क लिया. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सबके अंदर उस तरह की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर आप सेट हो अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, आपको रिस्क लेना ही चाहिए. और रिस्क कैसे लोगे आप रिस्क नहीं ले सकते हो अगर आप रिलायंस या आइशर मोटर्स या ये ले रहे हो. आपको छोटी कंपनीज में जाना चाहिए, जहां पे मेरा अभी फोकस है पूरा. माइक्रो कैप्स लेस देन 3,000 करोड़ मार्केट कैप, क्योंकि वहीं पे आप, जैसे बालकृष्णा इंडस्ट्री का जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, इट वाज अ माइक्रो कैप दैट डे व्हेन आई फर्स्ट लुक्ड एट इट. ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ लक. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने बहुत अच्छा ये किया था, और इट वाज नॉट माय ओरिजिनल आइडिया. मैंने किसी और से सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा और लिया. बट द पॉइंट इज दिस कि आप इफ यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो जो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देता है. तो अगर आप उस तरह के स्टॉक्स को करते हो, आप उस पर एसआईपी नहीं कर सकते. माइक्रो कैप एज अ स्पेस में आप उस तरह के एसआईपी नहीं कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर. अगर आपके पास से 10,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 10,000 को आप 10 स्टॉक में डालो. मैं बोलूंगा 10,000 को आप एक स्टॉक में डालो. अब आप बोलोगे कि यार डाइवर्सिफिकेशन का क्या रूल होता है? मैं बोला इट ऑल डिपेंड्स. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज, और पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस. आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है? अगर पर्सनल सिचुएशन नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हो, तो मैं तो बोलता हूँ आपको स्टॉक मार्केट में ही डायरेक्ट स्टॉक्स लेना ही नहीं चाहिए. आपको म्यूचुअल फंड में भी मैं बोलूंगा डोंट टेक इवन फंड मैनेजर रिस्क. इवन दो देयर आर सम रियली गुड फंड मैनेजर्स whom I admire, I will not recommend you to buy that fund. I would say take a broad 500 in Nifty 500 or NSE 500 इंडेक्स का फंड का आप ले लो, because that gives you a very good exposure of India's growth. Nifty 50 का ग्रोथ is not that great as NSE 500, क्योंकि निफ्टी 50 में क्या प्रॉब्लम आती है? इट्स अ मोमेंटम इंडेक्स. ऑलरेडी जो स्टॉक्स बहुत अच्छे चल चुके हैं, जो बिजनेसेस बहुत अच्छे चल चुके हैं, आफ्टर अ लॉट ऑफ गुड स्टडी और गुड परफॉर्मेंस, तब वो एंटर करते हैं निफ्टी के इंडेक्स में.
सो निफ्टी 50 में आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं आएगा जितना अच्छा आपको टॉप। अच्छा रिटर्न की जगह मैं बोलूंगा इट इज नॉट अ ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एज एन इकोनॉमी जितना कि NSE 500 पे होगा। तो आप यू शुड फोकस ओनली ऑन दैट, इन्वेस्ट। मेरे टाइम पे तो उस तरह के फंड्स होते नहीं थे, बट अब तो NSE 500 रिलेटेड भी फंड्स आने लग गए, वेयर यू आर नॉट बेटिंग ऑन अ फंड मैनेजर। आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है, आप उसमें SIP करिए। आपके पास अगर 10,000 है और आप फोकस नहीं है, मतलब आपके पास जिसको बोलते हैं ना आपके लाइफ सेट नहीं है या आपके करियर सेट नहीं है, फोकस ऑन सेटिंग अप योर करियर फर्स्ट एंड आउटसोर्स दिस थिंग टू अ ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स। इट्स जस्ट लाइक S&P 500 US में जो है, इंडिया में भी वैसा ही इंडेक्स है। आप उस तरह के वो इंडेक्स में एक प्रॉब्लम है कि S&P 500 में आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है, इंडिया में उतनी अभी तक लिक्विडिटी आई नहीं है इस तरह के इसमें, सो यू विल हैव ट्रैकिंग एरर। बट ठीक है, ट्रैकिंग एरर इज फाइन ओवरऑल। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जब लिक्विडिटी और आएगी इंडिया के पैसिव मार्केट में, तो ये ट्रैकिंग एरर धीरे धीरे कम ही होगा। मतलब क्या होता है ट्रैकिंग एरर? ट्रैकिंग एरर ये होता है कि जैसे निफ्टी, अगर लेट्स टेक निफ्टी एज एन एग्जांपल, निफ्टी का जो इंडेक्स है, मान लीजिए अगर एक साल में 12% रिटर्न दे रहा है, तो एक इंडेक्स, एक पैसिव इंडेक्स जो बेसिकली निफ्टी को मिमिक कर रहा है, उसका काम यही है कि जो निफ्टी में जब निफ्टी में आता है तब वो खरीद ले, उसी प्रोपोर्शन में खरीद ले, और जब निफ्टी में से निकल रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में बेच भी दे। ठीक है, तो बेसिकली आपका रिटर्न, आपके फंड का रिटर्न शुड बी ऑलमोस्ट एज इक्वल टू निफ्टी। बट क्योंकि आपके पास फंड्स अलग अलग टाइम पे आते हैं, आपके पास लिक्विडिटी कम है कंपेयर टू द निफ्टी का लिक्विडिटी, तो थोड़ा कुछ परसेंटेज बेसिस पॉइंट में आपका परफॉर्मेंस ऊपर या नीचे हो सकता है। दैट इज द ट्रैकिंग एरर। तो वो ट्रैकिंग एरर इंडिया के मार्केट में पैसिव फंड्स में इसलिए है क्योंकि अभी इंडिया का मार्केट उतना डेवलप हुआ नहीं है, उतनी लिक्विडिटी आई नहीं है पैसिव फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स जो डायरेक्ट या मतलब जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, उसमें तो काफी लिक्विडिटी आ गई है, बट पैसिव अभी जस्ट, अगर आप देखो कोविड के बाद से ये सब चालू हुआ है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी लिक्विडिटी आएगी, तो वो ट्रैकिंग एरर धीरे धीरे कम ही होने वाला है। सो अगर आपका करियर सेट नहीं है, मैं बोलूंगा आप आपको स्टॉक में भी नहीं डालना चाहिए। बट अगर आपका करियर सेट है या आपके पास कैश फ्लो की इश्यू नहीं है, बल्कि एक्सेस कैश फ्लो आ रहा है, यू शुड टेक रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। द बिगेस्ट रिस्क फॉर यू इज नॉट टेकिंग दैट रिस्क, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग कितनी भी ज्ञान की बात कर ले, स्टॉक मार्केट में आप क्यों हो? अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में डाल रहे हो, इट शुड मटेरियली इंप्रूव योर नेटवर्थ। बाकी मैं इधर उधर से जो भी बात कर लूं, अगर मटेरियली इंप्रूव नहीं कर रहा है, और मटेरियली इंप्रूव करने के लिए यू कांट गो बैक विथ, सो द प्रॉब्लम इज दैट कि विल लुक एट व्हाट वॉरेन बफेट सेज आफ्टर ही बिकेम अ बिलियनर। सो अगर उसके पास आज तो पता नहीं $1 बिलियन है कि $1 ट्रिलियन है, आजकल तो मुझे ये भी नहीं समझ में आता किसके पास कितना पैसा है, तो इतने पैसे है, तो अब आई एम वन ऑफ द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ वॉरेन बफेट। और वॉरेन बफेट जी से काफी कुछ सीखा मैंने, उनके सारे लेटर्स को काफी टाइम पढ़ा है, एक बार भी नहीं काफी पढ़ा। जब मैं स्टार्ट कर रहा था इन्वेस्टिंग तो 1957 से लेके 2013-14 तक की सारे लेटर्स पढ़े मैंने, उनका नोट्स बनाया, सब कुछ किया। बट मैंने एक चीज और समझा अभी, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ में आया कि जब आप बिगिनर हो तो आपको वो देखना है, और आप पैशनेट हो मार्केट को लेके कि आपको करियर इसी में बनाना है, अच्छा इन्वेस्टर बनना है, तो आप जाके देखो वॉरेन बफेट जब वो छोटे थे तो वो कैसे इन्वेस्ट करते थे। वॉरेन बफेट जब इतने बड़े हो गए और वो किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, वो देख के अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल बना रहे हो, अपना प्रोसेस बना रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आप वॉरेन बफेट, व्हाट इज वॉरेन बफेट टुडे और व्हाट इज वॉरेन बफेट इन द लास्ट से 30-40 years? He is managing more than 100 businesses. So he is a capital allocator of businesses. उनके पास इंश्योरेंस कंपनी से इतना पैसा आता है on a daily basis, but इंश्योरेंस कंपनी, to run an insurance company is not an easy thing. उसमें इंश्योरेंस कंपनी में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, कभी भी कोई भी तरह का कोविड रिलेटेड कुछ आया या कोई भी अनसर्टेनिटीज की बात आती है, तो आपके पास एज एन इंश्योरेंस कंपनी आपको बहुत सारा पे आउट भी करना पड़ता है। तो उस रीजन से वो कैपिटल या कैश उनके बुक्स में आपको बहुत दिखेगा, कोविड के टाइम से ज्यादा है। इसलिए नहीं कि वो मार्केट क्रैश होने का वेट कर रहे, उनको अभी भी अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो वो डालते हैं। उन्होंने जैसे एप्पल में इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने काफी अच्छा एलोकेशन किया एप्पल में। बट लोग गलती क्या करते हैं, लोग उनकी बैलेंस शीट का कैश पकड़ते हैं और सोचते हैं कि वॉरेन बफेट इज होल्डिंग सो मच ऑफ कैश, मतलब मार्केट में क्रैश आने वाला है, हमको भी कैश होल्ड करके रखना चाहिए। आप और वॉरेन बफेट में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, वो एक एलोकेटर ऑफ कैपिटल है जो स्टॉक में नहीं, वो 100
प्लस बिजनेसेस में पैसा डाल रहे हैं, तो उनको बहुत तरीके से सोचना पड़ता है, जो तरीके से आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है. सो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है. हम लोग अपने हीरोज तो सही खोजते हैं, लेकिन हीरोज से लर्निंग सही नहीं लेते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो हीरो जब बड़े हो गए वो जैसा करते हैं वैसे हम लोग हमको वो करना है. जब वो हीरो छोटे थे तब वो कैसा करते थे, तो वो बहुत छोटी छोटी कंपनी में डालते थे. राकेश झुनझुनवाला के आप एग्जाम्पल ले लीजिए. जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की या ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने भी ऑब्सक्योर छोटी छोटी कंपनी, टाइटन की भी अगर बात कर लो, विच इज द बिगेस्ट वेल्थ जनरेटर, इट वाज अ 200 करोड़ मार्केट कैप कंपनी व्हेन ही इन्वेस्टेड इन इट. सेम विथ ऑल, विजय केडिया जी देख लीजिए, इंडिया में और कितने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं. तो अगर आपको बड़ा बनना है और आपके पास वो रिस्क नहीं है टू रूइन, जैसे अब विजय केडिया जी की अगर आप एग्जांपल देखो, तो उन्होंने अपने खुद के इसमें बताया हुआ है कि 2 बार वो पूरे के पूरे जीरो हो चुके हैं. मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं 2 बार पूरा बैंकरप्ट होके फिर अपने 2 बार तो छोड़ो, मैं 1 बार बैंकरप्ट के आसपास भी पहुंचूंगा तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि मैं स्टॉक मार्केट में वापस. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के इंसान हो. तो अगर आप वैसे हो नहीं, तो आपको अपनी तरफ से एक सेफ्टी रखना पड़ेगा. बट वो सेफ्टी रख के भी आप काफी बड़ा बन सकते हो या काफी अच्छा रिटर्न्स ला सकते हो. और मेरे आसपास मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, जो लोग पॉडकास्ट में नहीं आएंगे, जो लोग लाइमलाइट में नहीं रहेंगे, बट उन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से किया है, बाकी बाय टेकिंग रिस्क, बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जो बहुत छोटी है, जो हर कोई बात नहीं कर रहा है. वो लोग ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया है और उसके बेसिस पे ये किया है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इज पैशनेट अबाउट लर्निंग इन द मार्केट, उसको ये सब चीज पे ध्यान देना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि वॉरेन बफेट क्या कर रहे हैं. आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि वॉरेन बफेट को फॉलो नहीं करना चाहिए. मैं खुद फॉलो करता हूँ, आज भी करता हूँ, इवन दो आज के दिन फैशनेबल है वॉरेन बफेट के अगेंस्ट कुछ बोलने का, बट आई स्टिल होल्ड दैट रेस्पेक्ट फॉर हिम कि उन्होंने ही हमको सिखाया है कि इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है. बट डोंट गेट द रॉन्ग लेसन्स फ्रॉम योर हीरोज. तो दैट इज माय मेन पॉइंट. इसमें आपने जैसे स्टॉक एसआईपी चालू किया था, तो आपके जो 20 स्टॉक्स है जो आप एसआईपी करते हो, सो आई अज्यूम ऑल ऑफ देम आर माइक्रो कैप स्टॉक्स, ऑल 20 ऑफ देम. तो उस समय मेरा माइक्रो कैप पे फोकस नहीं था. 50 अराउंड 60-70% एक्चुअली माइक्रो कैप था विदाउट एनी क्लियर फोकस. ओके, अभी कितना होगा ये 20 स्टॉक्स में से? अभी अगर मैं 20, एक तो मैं अब तो मैं 20 स्टॉक रखूंगा ही नहीं. मैं इसको कम कर दूंगा 10 स्टॉक में. और पूरे के पूरे माइक्रो कैप में ही रहेगा. सारे माइक्रो कैप में डालोगे? लेस देन 3000 सीआर? Again, majority will be less than 3,000. Okay. There could be a 1 or 2 which would be say 5,000 or 7,000. But 10,000 is the hard limit. उसके ऊपर तो जाना ही नहीं. मैं भले ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ जब माइक्रो कैप है वो, बट वो वहां से बढ़ते हैं. और से अगर 7,000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी 35,000 करोड़ मार्केट कैप होता है, सो आई विल होल्ड एंड आई विल राइड इट. ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10,000 क्रॉस कर गया तो मुझे बेच देना है. राइट, ठीक है. इन्वेस्ट करने के लिए हंटिंग ग्राउंड इज लेस देन 10,000 करोड़. फेयर. बट आई विल राइट एग्जिट करने के लिए इट्स नॉट 10,000 करोड़. वो तो डिपेंड करेगा, आई मीन आपको कब बेचना है, व्हिच विल गेट इनटू इन द लेटर पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन आल्सो. बट जस्ट आस्किंग यू अबाउट योर बेस्ट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट. आई थिंक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आपने बता दिया, IVRCL जो गलत हो गया था. बट बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इज इट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या एक और कोई स्टॉक है जो 45x से भी ज्यादा आपने रिटर्न कमाया है? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि 45, मैं बोला ना आपको कि जैसे वो सुनने में अच्छा लगता है, CAGR उसका सबसे बेस्ट है, बट मैंने पैसे उसमें नहीं बनाए. अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टुडे, क्योंकि स्टॉक काफी एलिवेटेड लेवल पे है, बट आई स्टिल होल्ड इट, एंड दैट इज कार्टरेट टेक. ओके. सो कार्टरेट टेक मार्च 2023 में अराउंड 1800 करोड़ मार्केट कैप में थी. उस समय उसका प्राइस था करीब 350-400 रुपए. आज के दिन 3000 के आसपास है प्राइस. हाँ. ओके. तो क्लोज टू 10x है. सो in just 2 years. In just 2 years. Wow. So in terms of पैसा किसमें सबसे ज्यादा बना है, वो मैं बोलूंगा इसमें. Okay. क्योंकि मैंने ओवर द इयर्स, आपके पास धीरे धीरे पैसे ज्यादा होते हैं तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते हो, राइट? बालकृष्ण में CAGR मुझे ज्यादा मिला, बट उतने पैसे नहीं बनाए जितने पैसे इसमें है, क्योंकि बालकृष्ण अगर लास्ट 3 साल से देखो तो स्टैग्नेंट है शेयर प्राइस. तो बालकृष्ण में 45x ओवर कितने इयर्स बनाया था? 2013 से स्टार्ट किया था, तो आप देख लो 12 साल में. ओके, गॉट इट. तो इसमें आपका जो 4 इंजन फ्रेमवर्क है वो एक बार डिस्कस करते हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज माइक्रो कैप स्टॉक्स, एंड वो काफी इंटरेस्टिंग है. तो आपके 4 इंजन है: टर्न अराउंड्स, हाई कॉन्वेक्सिटी, स्पेशल सिचुएशंस, कैटलिस्ट्स, यार्ड इन्वेस्टिंग व्हिच इज पॉलिसी टेलविंड्स, एंड द फोर्थ इज डीप वैल्यू व्हिच इज पेशेंट कैपिटल. तो चारों को आप थोड़ा डिटेल में, ये थोड़ा डिटेल सेगमेंट होगा, बट चारों को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे सिंपल लैंग्वेज में
एंड ऑल फोर इंजन्स में आई वांट यू टू गिव एग्जांपल्स कि ओके ये स्टॉक में कौन सा वाला फॉलो हुआ, सो दैट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स डू दैट. तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने काफी डिटेल में इसको अपने सबस्टैक ब्लॉग में, ज़ेन निवेश सबस्टैक में विद एग्जांपल समझाया है. तो अगर ज्यादा डिटेल में भी किसी को जाना है तो वहां पे जाके देख सकते हैं. बट मैं, जैसे आपने बोला कि मैं इसके एक एक पकड़ते अपने, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि टर्न अराउंड, सो टर्न अराउंड इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन अ वे अगर आप देखो ना तो कार्टेड में भी टर्न अराउंड ही हुआ था. इट वाज अ less than 2000 crore market cap company and it turned around and became, now I don't know, 10x हो चुका वहां से, तो अराउंड 20,000 या 18,000 जो भी मार्केट कैप होगा अभी. सो टर्न अराउंड क्यों अच्छा होता है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखो ये स्पेस को, तो सेबी क्लियरली डिफाइन तो करती है कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है. सेबी डजंट डिफाइन कि माइक्रो कैप क्या है. तो माइक्रो कैप तो हमने अपने हिसाब से डेफिनेशन बना लिया है. आपका डेफिनेशन कुछ और भी हो सकता है, दैट इज फाइन. मेरा डेफिनेशन यही है कि 3000 करोड़ से नीचे वाली माइक्रो कैप. नाउ अगर आप नंबर्स देखोगे ना तो 3000 करोड़ के नीचे 4000 प्लस कंपनीज है, एंड उसमें से काफी कंपनीज है जो वहां पड़ी हुई है सदियों से और शायद आगे भी सदियों तक पड़ी रहेगी. सो ऐसा नहीं है कि माइक्रो कैप इज अ प्लेस कि आप आंख बंद करके डांट डालो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. इसमें रिस्क भी उतना ही है. तो जब मैं आपको डेटा दे रहा हूं तो आप समझिए कितना बड़ा रिस्क है कि 4000 प्लस कंपनीज है, उसमें से आई वुड से आराम से 2000 प्लस कंपनीज तो ऐसी है जो काफी सालों से पड़ी हुई है और शायद आगे भी पड़ी रहे. सो योर जॉब इज नॉट टू लुक एट ऑल द 4000 कंपनीज. योर जॉब इज टू लुक एट द टॉप क्वालिटी कंपनीज. व्हेन आई से टॉप क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप क्वालिटी बिजनेस नहीं बात कर रहा हूं मैं, टॉप क्वालिटी इन्वेस्टिंग बेट्स की बात कर रहा हूं. यहां पे समझना बहुत जरूरी है. तो टर्न अराउंड वाले जो बिजनेस होते हैं, दे आर नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ बिजनेस. मैं बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट ऑफ बेट्स. बेट्स मतलब मार्केट ऑलवेज सबसे ज्यादा मार्केट रिटर्न्स देती है उस कंपनी में, या बनाने का मौका देती है इन्वेस्टर को उस कंपनी में, जो कंपनी खोई हुई थी या सोई हुई थी, इसको बोलते हैं ना, सड़क पे पड़ी हुई है और वहां से फिर वो उठती है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया. सो उस तरह के कंपनीज में आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है. बट जैसा कि वॉरेन बफेट ने कितनी बार बोला है कि टर्न अराउंड सेल्डम टर्न्स. सो आपको ये भी माइंडफुल होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर कंपनी जो आपको लग रहा है टर्न अराउंड, वो टर्न अराउंड होगी. सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि कुछ टर्न अराउंड होगी, कुछ नहीं होगी. उस तरह से ये चलता रहता है. ठीक है. सो आपको पता है, डेटा आपको ये बता रहा है कि मैक्सिमम कंपनीज तो टर्न अराउंड हो ही नहीं पाती है, वो वैसी ही पड़ी रहती है. तो आपको सबसे पहले ये रिस्क के साइड से समझ जाना चाहिए और ज्यादा डिटेल में जाके स्टडी करनी चाहिए. एंड व्हेन आई से डिटेल में जाके स्टडी, आपको बहुत सारी चीज एंगल्स को खोजने पड़ते हैं. सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको स्क्रीनर में इजीली मिल जाएगा कि उनके आरओईज क्या है और उनके ये क्या है. मोस्ट ऑफ द टर्न अराउंड कंपनीज विल हैव द वर्स्ट ऑफ आरओईज, वर्स्ट ऑफ बैलेंस शीट. आपको वो नहीं देखना है. आपको ये देखना है कि क्या ट्रिगर है या क्या टर्न अराउंड हो रहा है. और मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर का क्या इंटेंशन है. और प्रमोटर का इंटेंशन कोई जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको बताने वाला है, या आप जाके आप सोचोगे कि मैं प्रमोटर से मिल के आऊं और वो उससे पूछ लो कि वो क्या सोच रहा है, वो डायरेक्टली बता देगा. ऐसा नहीं है. आपको यू हैव टू लुक फॉर हिडन क्लूज. वो क्या एक्शन ले रहे हैं, डीमर्जर कब हो रहा है, नया मैनेजमेंट क्या आया. दीज आर ऑल लिटिल हिंट्स जो प्रमोटर आपको देगा, तो जिससे आपको एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक छवि बनती है आपके दिमाग में कि हाँ शायद इट विल प्ले आउट लाइक दैट. एंड कहीं ना कहीं कोर बिजनेस में कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए. इट मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ बिजनेस, बट बिजनेस एकदम बेकार भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर बिजनेस ही बेकार है तो वो टर्न अराउंड ज्यादा टाइम तक मार्केट को एक्साइट नहीं कर पाएगा. और मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैंने 2 महीने 4 महीने 6 महीने किए और निकल गया उसमें से. हालांकि वो भी एक थीम है जिसपे काफी इन्वेस्टर्स लोग करते हैं और उनका पैसा अच्छा बनता है. बट मेरा थीम या हमारे ज़ेन निवेश का थीम ऐसा नहीं है. हमारा ऐसा है कि कंपनी का कोर बिजनेस में कुछ तो स्ट्रेंथ होना चाहिए जिससे वो टर्न अराउंड को काफी देर तक लास्ट कर सके. Can you इसका give एक an एग्जांपल था example? Yeah. निटको. उसके ऊपर में हमारी वेबसाइट में है. अगेन आई डोंट होल्ड द स्टॉक, आई एम नॉट रिकमेंडिंग द स्टॉक क्योंकि टर्न अराउंड ऑलमोस्ट हो चुका है. सो मेजॉरिटी ऑफ दैट टर्न अराउंड थीम इज कैप्चर्ड इन द प्राइस मोस्ट प्रोबेबली. सो मैं कहीं पे भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को कि वो लेना चाहिए. लेकिन आप अगर निटको की हिस्ट्री देखोगे, इट इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी बिजनेस. मैनेजमेंट के लिए भी आप ये नहीं बोल सकते कि दे आर द बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. So Nitco exactly
करता क्या है? व्हाट्स द बिजनेस मॉडल? So Nitco is basically into marbles and sanitary ware. Sanitary नहीं, basically marbles only, और real estate construction में उनके products use होते हैं. So turnaround में in general जो हमने देखा है कि एक pattern नजर आया है कि turnaround में generally it is about the promoter or the management getting too aggressive, और aggression में आके fast grow करने के लिए या लंबा grow करने के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा debt ले लिया. एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज. वैसे ही एक एग्जांपल ये था. और उसके बाद अगर आप सिक्लिकल बिजनेस में हो, जैसे कि निटको में था कंस्ट्रक्शन, इसमें, और वो बिजनेस और वो इंडस्ट्री में डिमांड कम हो जाए, तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड कि आपको एक दोनों तरफ से आपको मार पड़ रही है. एक तो बैलेंस शीट में आप ब्लीड कर रहे हो कि आपने लोन ले लिया ज़्यादा, तो आपका इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हैम्पर कर रहा है. दूसरा, आप ग्रो भी नहीं कर पा रहे हो अपने रेवेन्यूज बिकॉज इंडस्ट्री इटसेल्फ इज इन द डंप्स. तो जब इंडस्ट्री में टेलविंड नहीं है, हेडविंड आ गई है और साइकिल आपके अगेंस्ट हो गया है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट. सो उसीलिए क्या होता है, मार्केट उस समय कुछ नहीं देखती है आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है या आप आगे क्या कर सकते हो. एक बार तो मार्केट पूरे स्टॉक को अच्छे से पिटाई करके छोड़ देती है एंड इन्वेस्टर्स इग्नोर द स्टॉक. काफी सालों तक वो सोया हुआ रहता है एंड फॉर द राइट रीजन. ऐसा नहीं है कि सोया हुआ है क्योंकि किसी की नजर नहीं हुई. सबकी नजर पड़ी भी है या अच्छे लोगों की सबकी नजर है, लेकिन सबको पता है कि इट इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग राइट नाउ. बट उसी में जब बाद में एक जिसको बोलते हैं ना कि रीबर्थ या री अपॉर्चुनिटी जब आती है, तो बहुत कम लोग पहले देखते हैं. इंस्टीट्यूशंस इस तरह के छोटे स्टॉक्स के ऊपर कभी नहीं देखेंगे. सो वो इयन कासल जी एक बहुत अच्छे कैनेडियन इन्वेस्टर है इन माइक्रो कैप, एंड आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला है, जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सबको को सीखना चाहिए. इज दैट कि हम लोग के दिमाग में, खास करके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, तो हम लोग के दिमाग में एक बैठा हुआ है कि इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा पता है या वो हमसे बेटर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं. आई हैव अ स्लाइट डिसएग्रीमेंट इन दैट. मैं नहीं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्ट. अगर आप उनके एक्शंस देखो, तो वो भी जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स लोग नए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी लाइन लगा के वैसे ही नए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं. वो भी ग्रीड में आते हैं, वो भी एनवी से और वो भी डर जाते हैं, और फोमो में वो भी जाते हैं. तो वो सब भी सेम मिस्टेक्स करते हैं. और इनफैक्ट इन माइक्रो कैप स्पेस आपके पास एक एज है जो इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है. तो वो इयन कैसल का कोट यही है कि एनी गुड स्टॉक आइडिया और एनी गुड माइक्रो कैप स्टॉक आइडिया इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय अ स्मार्ट रिटेल, देन बाय इंस्टीट्यूशन, एंड देन इवेंचुअली बाय डम रिटेल. मतलब पहले कोई स्मार्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर उसको पिक करता है, वो समझता है, और वो फिर बाकी लोगों को बताता है. फिर धीरे धीरे जब वो कंपनी टर्न अराउंड होने लगती है, बड़ी होती है, तो फिर इंस्टीट्यूशन के भी नजर में आती है. फिर इंस्टीट्यूशन भी खरीदती है, फिर इंस्टीट्यूशन वो रिटेल लोगों को भी ये देती है. एंड दैट इज द टाइम टू एक्चुअली एग्जिट दिस काइंड ऑफ कंपनीज, राइट. सो ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं आपको कंपनी की बात तो कर रहा हूँ, कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यू गेट मैरिड टू द कंपनी एंड होल्ड इट लाइक लॉन्ग टर्म. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग या टर्न अराउंड पे गेम खेल रहे हो, तो वो टर्न अराउंड कैन नॉट बी फॉर 5 years 6 years. टर्न अराउंड का प्ले मैक्सिमम 2 साल का होगा. उसके बाद वो बिजनेस डिसाइड करना चाहिए कि वो आपके पोर्टफोलियो में रहे कि नहीं. बिजनेस एंड वैल्यूएशन. तो वो कॉन्टेक्स्ट से इस केस में यही था कि इसमें टर्न अराउंड होना चालू हुआ. धीरे धीरे उन लोगों ने डीलेवरेज किया, सही तरह से बैलेंस शीट रिपेयर किया. जैसे आप ये सब करने लगते हो, धीरे 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 मार्केट नोटिस करने लगता है, तो आपके स्टॉक प्राइस भी बढ़ने लगती है. सो यही एक सिंपल सा थीम है नेटको का, विच इज ऑन टर्न अराउंड एंड हाई कन्वेक्सिटी. मैं 2 मिनट खाली हाई कन्वेक्सिटी के ऊपर बताऊंगा. हाई कन्वेक्सिटी को अगर अपने सिंपल भाषा में समझे, सो हम लोगों को टेक्स्ट बुक क्या सिखाती है कि हमको हाई आरओई कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज अ गुड थिंग. जैसे अगर आप चार्ली मंगर की बात करो, तो वो यही बोलते हैं कि इफ अ कंपनी कैन grow its will have an ROE of 20% for the next 20 years. अगर आप आज भी उसको एक एक्सपेंसिव लुकिंग प्राइस पे खरीदते हो, तो मे बी यू विल स्टिल एंड अप मेकिंग अ गुड मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया 20 साल से, तो आपने. लेकिन ये जो कोट उन्होंने बोला है, ये कोट में कहीं कोई गलती नहीं है. ये सही बात है कि अगर एक कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती है, तो मार्केट भी उसको रिवार्ड करेगा इन द लॉन्ग रन. बट 20 years एक चार्ली मंगर बात कर सकता है, एक वॉरेन बफेट बात कर सकता है. आप और मैं 20 years तो छोड़ो, 2 साल आगे का सोच नहीं पाते. इवन दो आई एम इन्वेस्टेड इन अ फ्यू कंपनीज फॉर 7-8 years 10 years,
मैंने जब खरीदा था तो मुझे 2 साल आगे का पता भी नहीं था और आज भी नहीं पता जो मेरे कंपनीज है मेरे पोर्टफोलियो में। तो इन दैट केस व्हाट शुड यू डू? क्योंकि कोई भी हम लोग में से किसी को भी, हम लोग उतने बड़े ग्रेट इन्वेस्टर नहीं कि हम लोग 20 साल आगे का सोच के कर सकते। तो उस समय हम लोगों को यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स किस पोजीशन में है अभी। तो अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर निटको लिया, हालांकि मैंने कभी लिया नहीं, मैं रेकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ, बट निटको लिया तो निटको आपने अगर टर्न अराउंड के लिए लिया है तो 2 साल तक अगर वो टर्न अराउंड का प्ले अगर आपके हिसाब से अच्छा चला, आपने अच्छे पैसे बनाए, और अगर उसकी कंपनी, बिजनेस एंड इंडस्ट्री वैसी ही मीडियोकर है जैसे पहले थी, तो यू शुड एग्जिट आफ्टर दैट टर्न अराउंड थीसिस इज ओवर। आप उसको होल्ड करके नहीं रखो। ये गलती लोग कर जाते हैं कि लोग गलत टाइम पे एंट्री करते हैं और गलत टाइम पे एग्जिट करते हैं, या समथिंग विच वाज सपोज टू बी अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 2 साल का एक इन्वेस्टिंग का पीरियड था, बट आप फोर्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जाते हो क्योंकि आप उसको गलत टाइम पे इन्वेस्ट करके ये सोचते हो कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब गुड क्वालिटी बिजनेस है। सो वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। माइक्रो कैप में यू हैव टू बी अजाइल, यू हैव टू बी अलर्ट, तभी पैसे बनेंगे, और तब पैसे अच्छे भी बनते हैं, लेकिन पैसे डूबते भी है अगर, और डूब जाएंगे अगर आप ये सब चीज की ध्यान नहीं रखो। तो ये हुआ हमारा पहला, विच इज हाई कन्वेक्सिटी। हाँ, मैं हाई कन्वेक्सिटी में मैं ये बताना चाह रहा था कि 20% आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन मार्केट इन द शॉर्ट टर्म ऑलवेज रिवॉर्ड चेंज, पॉजिटिव चेंज। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 0% ROE या नेगेटिव ROE कंपनी हो और आप 10% की ROE ले आओ, तो मार्केट के लिए वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव डेल्टा आ रहा है मार्केट के लिए। और वही अगर आप 25% ROE, जो आपका बिजनेस अगर 25% ROE रेगुलर दे रहा है, विच इज अ वेरी हाई क्वालिटी बिजनेस, बट अगर आप हर समय वही कर रहे हो और एक डिसेंट सा ग्रोथ है, कुछ नया चेंज नहीं है, मार्केट ने आपको ऑलरेडी वैल्यू कर चुका है उसके हिसाब से, तो इंक्रीमेंटल कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा आपको इमीडिएटली नेक्स्ट 2 इयर्स में, अनटिल एंड अनलेस कुछ अदर रीजन के कारण वो स्टॉक में गिरावट आ जाए या कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम हो बिजनेस में। जैसे नेस्ले के केस में अगर आप देखो तो 2015-16 में नेस्ले में वो मैगी वाला एक इशू आया था कि मैगी में लेड कंटेंट ज्यादा है। सो व्हेन इट फॉल्स लाइक दैट, देन इट इज अ गुड टाइम टू होल्ड और बाई ग्रेट फ्रेंचाइजेज लाइक नेस्ले। बट इन जनरल जितने भी बड़े हाई क्वालिटी बिजनेस है, मार्केट हैज ऑलरेडी सीन देयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड प्राइस देम अकॉर्डिंगली। तो अगर आप उसको ये सोच के खरीदोगे कि यार ये तो बहुत है, 20 साल में आप सच में उसमें पैसे बना सकते हो, अगर वो 20 साल तक, जैसे चार्ली मंगर ने बताया, आपके पास अगर वैसी कंपनी आई जो 20 साल तक वैसे, बट क्या आप 20 साल तक वेट कर सकते हो? तो वो सब चीज समझ के आपको हाई कन्वेक्सिटी जैसी चीजों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां पे मार्केट नेक्स्ट 2-3 साल में आपकी डायरेक्शन पे ध्यान देता है कि अगर आप नेगेटिव ROE से पॉजिटिव ROE पे आए, 0% ROE से 10% ROE में, तो मार्केट विल गिव यू मोर। बट इस तरह के कॉल्स में देयर इज हाई रिस्क ऑल्सो। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि even though I talk about micro caps all the time, but probably 99% of India should not be in micro cap because they are not ready for it. जो volatility है, जो ये है, हर कोई नहीं कर सकता। So वो चीज आपको समझनी चाहिए कि volatility आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं, स्विच कर सकते हो कि नहीं, खरीद के वापस बेच सकते हो कि नहीं, बेच के वापस खरीद सकते हो कि नहीं। सो ये सब एजिलिटी नहीं हो तो माइक्रो कैप कुड बी अ नेगेटिव प्लेस फॉर यू। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। राइट, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। आई थिंक इट्स स्पेशल सिचुएशंस कैटलिस्ट। तो इसमें कौन सा एग्जांपल है? या तो स्पेशल सिचुएशन में क्या है, चलिए पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसमें अगेन सनड्रॉप ब्रांड्स बोल के, अगर मतलब 90s में अगर आपने देखा हो तो वो जो सफोला का ऐड आता था, येलो कलर के ड्रेस में एक बच्चा आता है और एक घर में पूड़ी तलते रहते हैं, वो सब। सो दैट इज हाउ आई रिमेंबर दैट ब्रांड। अगेन जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, आई जस्ट रोट अ ब्लॉग ऑन सनड्रॉप ब्रांड्स. So if you look at the history of this company has done phenomenally in terms of launching great products and doing a lot of R&D way ahead of their time. The quality of products they have launched, जिस तरह का उन्होंने, मतलब जिसको बोलते हैं ना फ्यूचरिस्टिक थे, हमेशा सही टाइम पे सही तरह का लॉन्च किया, ये किया। बट प्रोबेबली उनके साथ में गड़बड़ ये हुई, अगर आप अगेन मैंने ब्लॉग में काफी डिटेल में नंबर क्रंचिंग करके बताया था कि 20 या 30 इयर्स के पीरियड में सिर्फ 3% CAGR से सेल्स रेवेन्यू ग्रो हुए। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग नंबर्स है कि इतनी अच्छी ब्रांड और कंजम्पशन इन इंडिया इन द लास्ट 20-30 इयर्स कितनी बड़ी है। उस पीरियड में भी आपने अपने रेवेन्यू को सिर्फ 2-3% के CAGR से ग्रो किया है, कि कहीं ना कहीं तो आपने गलती की है। तो एक रीजन मुझे जो समझ में आता है कि शायद
बिकॉज वो जो फॉरेन ब्रांड था जहाँ से ये कंपनी चालू हुई थी, वो फॉरेन ब्रांड का फोकस नहीं था इंडिया में, या इंडिया की कल्चर को ठीक से समझ नहीं पाए। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग एंड सेल्स में लैग करते थे। तो वो लॉन्च तो कर देते थे, R&D अच्छी थी, बट सेल्स एंड मार्केटिंग मुझे अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई बात करते करते। फिलिप फिशर ने अपने बुक कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में लिखा था। ये बुक आई थिंक 60s में रिलीज हुई थी, एंड आई थिंक इट्स अ टाइमलेस बुक, कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। तो उन्होंने ये बोला था कि जितनी भी अच्छी अच्छी बिजनेस के बारे में हम लोग सुनते हैं, दे आर ऑल गुड R&D, बट एज एन इन्वेस्टर वी शुड लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छा हो। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग इन द सेंस कि उनको आता हो कि माल कैसे बेचना चाहिए, या अपने प्रोसेस, अगर प्रोसेस ओरिएंटेड है तो हाउ द कम्युनिकेशन ऑफ दैट प्रोसेस टू द कस्टमर इज रियली गुड। वो बिजनेस ज्यादा अच्छा ग्रो करेगी रादर देन वो बिजनेस जिसने R&D करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए। क्योंकि अल्टीमेटली एज इन्वेस्टर मैं पैसे तभी बनाऊंगा जब कंपनी अपने सेल्स बढ़ा रही है, मार्जिन बढ़ा रही है और प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो यहाँ सनड्रॉप में यही हुआ था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल बहुत था। तो अब वो स्पेशल सिचुएशन कैसे हुआ ये कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है रिसेंटली। तो जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके बाद उनकी जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, तो अपने को ये दिख रहा है, ये फील हो रहा है कि प्रोबेबली व्हाट हैज नॉट हैपेंड इन द लास्ट 30 years may happen in the next 3 years. Again, I am not making any recommendation. I don't own the stock, but this is how it becomes very interesting. It's a micro cap stock, but with a lot of potential. Business में potential है, हमेशा से था, उसमें कोई बात ही नहीं थी. It was not translating into numbers, but probably it will translate into the numbers in the next 2-3 years, and that is where your opportunity lies. So this was the second, which is turnaround, which is special situation. Special situation में 2-3 तरह के हो सकते हैं, बाईबैक हो गया या डीमर्जर हो गया, लेकिन मैनेजमेंट चेंज आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट important special situation which we as Zen Nivesh family we focus on. Got it. The third one, yard investing. So यार्ड इन्वेस्टिंग की बात करूंगा तो मुझे सबसे पहले क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे मेरे गुरु एंड मेंटर मिस्टर अतुल रावल जी, who has been investing in the microcap space for last 30 years. And in fact, अगर वो मुझे बार बार नहीं बोलते कि अंकित भाई आपको माइक्रो कैप स्पेस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रोबेबली आज मैं फोकस भी नहीं करता। जैसे मैंने अपना SIP पोर्टफोलियो बताया था, विच वॉज अ मल्टी कैप पोर्टफोलियो, इवन दो मैक्सिमम स्टॉक्स माइक्रो कैप थे, बट मैं उतना फोकस नहीं कर रहा था माइक्रो कैप का। तो मेरे को सबसे पहले इनको क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि ये यार्ड इन्वेस्टिंग मैंने उन्हीं से सीखा था। तो उनका बोलना एकदम सिंपल था कि आप ट्रेन को समझो और यार्ड को समझो। तो ट्रेन क्या होती है? ट्रेन को लंबा सफर तय करना है। वो आज तो यार्ड में बैठी है, कल इवेंचुअली वो प्लेटफॉर्म पे जाएगी, और फिर मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे आना है, ठीक है, दिल्ली में यार्ड में जाके ट्रेन पड़ी है। एज एन इन्वेस्टर यू शुड लुक एट अपॉर्चुनिटीज जहां पे ट्रेन यार्ड में है, क्योंकि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे जाएगी बहुत सारे लोग आ जाएंगे चढ़ने के लिए, एंड देयर इज अ हाई चांस कि आपसे मिस हो जाएगी वो ट्रेन। राइट. क्योंकि जितने हड़बड़ में लोग चढ़ जाते हैं, जैसे मोमेंटम इन्वेस्टर जिस तरह से खेल सकते हैं, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मोमेंटम इन्वेस्टर अच्छे नहीं होते, आई हैव हाई रिगार्ड फॉर मोमेंटम इन्वेस्टर ऑल्सो, बट वैल्यू इन्वेस्टर्स कैन नॉट बाई स्टॉक्स द वे मोमेंटम इन्वेस्टर्स कैन बाई। जैसे मेरे को फाउंडर ही है, वो बोलते हैं कि मैं यार्ड में नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा प्लेटफॉर्म में आने का, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे को 50% ऊपर में खरीदना पड़े, बट मैं यार्ड में रह के वेट नहीं करना चाहता। So that is also a different kind of investing and has its place, ठीक है। So but most investors are like us, जहाँ पे हम लोग वो हड़बड़ में खरीद नहीं पाते। जैसे अगर हम लोग जैसे बॉम्बे में बैठ के बात करें, बॉम्बे की लोकल जब आती है, हर कोई चढ़ नहीं सकता है, खास करके अगर बाहर वाला कोई हो तो वो तो एकदम ही नहीं चल सकता है, राइट। सो उस तरह से अगर आप देखो तो कंपनीज विच आर हैविंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज कि देयर इज अ ह्यूज टेलविंड इन द इंडस्ट्री, and probably the tailwind has come recently, so market is unaware of, or market is uncertain about the potential. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कंजम्पशन एज एन इंडस्ट्री हैज बीन देयर सिंस लास्ट 30-40 years एज इन इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट में, तो सबको पता है कि कंजम्पशन एज अ थिंग कितनी बड़ी है, ठीक है।
तो उसको ऑलरेडी, उस इंडस्ट्री को ऑलरेडी मार्केट ने एक प्राइसिंग दे रखा है या एक वैल्यूएशन बना रखा है. बट लेट मी गो बैक एंड टॉक अबाउट समथिंग लाइक से रेलवेज. तो रेलवे में जब गवर्नमेंट का इम्पैक्ट आया, गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग रेलवेज पे बहुत फोकस करेंगे, तो इनिशियली सबका डिसबिलीव था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये तो गवर्नमेंट बोलती है, होने वाला कुछ है नहीं. बट जब एक्चुअल में होने लगा, द काइंड ऑफ रिटर्न्स यू वुड हैव मेड इन रेलवे स्टॉक्स इन द लास्ट 2-3 years, वो कहीं नहीं बना, कोई और इसमें नहीं बना. रेलवेज बोल लो या डिफेंस बोलो या जो भी इस तरह का एग्जाम्पल. उसी तरह से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज, यार्ड इन्वेस्टिंग इज दैट ओनली, जो अतुल जी ने ऐसे ही बताया कि आपको वो देखना है कि ये नया कुछ हो रहा है. सो इसके जो मेरा एग्जाम्पल है, अगेन आई डोंट ओन द स्टॉक, माई को फाउंडर शिवम हु रोट द ब्लॉग पोस्ट ऑफ कल्याणी कास्टेक, एसएमई में लिस्ट हुई थी. एसएमई के अपने रिस्क होते हैं. मैं अभी तक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी एसएमई स्टॉक नहीं है, तो मैं आपके व्यूअर्स को ये नहीं बताना चाहता कि आप जाके खरीद लो, बट मैं स्टोरी समझाना चाह रहा हूँ और मैं प्रिंसिपल समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है यार्ड इन्वेस्टिंग. सो ये जो कंपनी है, ये बेसिकली क्या करती है कि ये कंटेनर बनाती है, और इंडिया में अभी कंटेनर कोई नहीं बना रहा है. इनफैक्ट जो थोड़े बहुत बना भी रहे थे कोविड के टाइम पे, सबकी बैलेंस शीट इतनी खराब हो गई थी कि जो वो सब छोड़ चुके थे. कौन से कंटेनर्स? बड़े कंटेनर्स जो शिप में लगते हैं, कोई नहीं बना रहा है इंडिया में. बहुत कम है ऐसे लार्ज स्केल में, खाली फोकस करके यही, वैसा कोई नहीं है. और इनके साथ में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं साथ में. इनकी जो लॉजिस्टिक डिवीजन आने वाली है, फिर इनका जो रेलवे जो कंटेनर है वो शिप के लिए भी यूज हो सकता है एंड रेलवे के वैगन्स के लिए भी कंटेनर बन सकते हैं. तो वो रेलवे एंड शिप बिल्डिंग दोनों में काम में आ जाएगा. शिप बिल्डिंग नहीं, मतलब शिप में जो कंटेनर्स जाते हैं, शिप बिल्डिंग इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री. मैं बात कर रहा हूँ जो आप देखते होंगे कि अगर पोर्ट पे, बॉम्बे के पास में भी अगर आप पोर्ट में जाओ तो बहुत जगह से शिप्स आते हैं, या इंडिया से भी शिप जाती है. हमारा यहाँ से सामान बाहर जाता है या बाहर से इंडिया में आता है, तो इट इज सेंट इन कंटेनर्स. दोज कंटेनर्स आर, मेजॉरिटी ऑफ दोज कंटेनर्स आर मेड अब्रॉड एंड इम्पोर्टेड इन इंडिया, और वो किसी से लीज करके आते हैं और हम लोग उसमें अपना सामान रख के दे देते हैं. बट ये कंपनी जो इंडिया में बना रही है, सो इनका हरियाणा में फैसिलिटी है, एंड रिसेंटली इन्होंने गुजरात में कच्छ में एक नया फैसिलिटी लिया है. सो ये दिस फिट्स रियली इनटू दैट यार्ड इन्वेस्टिंग वेयर द मार्केट हैज नो मेमोरी कि ये इंडस्ट्री कहाँ थी या क्या है और कितना हो सकता है. एंड हियर इज अ कंपनी विच इज डूइंग अ गुड वर्क देयर. नाउ अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ रिकमेंडेशन कि जाके खरीद लो, मेरे पास भी स्टॉक नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि अब अगर ये इंडस्ट्री अच्छा करती है जैसा कि हम लोग सोच रहे, तो ये कंपनी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियर. राइट. एंड ये कितनी बड़ी होगी, ये आज के दिन मैं आपको पॉडकास्ट में बैठ के बता नहीं सकता, लेकिन इट इज इजी टू कनेक्ट द डॉट्स गोइंग बैक. 2-4 साल 5 साल बाद बैठ के हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि देखिए हमने डिस्कस किया था इस कंपनी को पॉडकास्ट में. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से कि यू कैनॉट डू. सो दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शेयर, which in micro cap space you cannot create Excel models. जो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे को मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 साल में, नेक्स्ट 2 साल में, नेक्स्ट 3 साल में EPS कहाँ होगा. अगर वो नंबर्स में आ गया और आप इजीली प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, तो ऑलरेडी इट इज इन द प्राइस. राइट. ये जो यार्ड इन्वेस्टिंग है, इसमें एक और कोई एग्जांपल दे सकते हो? कल्याणी कास्टेक तो है बट नॉट अ स्टॉक, और मे बी अभी आपको क्या लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, कि यार्ड ट्रेन कहाँ पे फंसी हुई है? मैं अपने खुद के पोर्टफोलियो से देता हूँ. अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, बट बिकॉज आई हैव सीन दैट इंडस्ट्री वेरी गुड, वेरी वेल, सो आई कैन प्रोबेबली से विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो कैश मैनेजमेंट इंडस्ट्री और कैश मैनेजमेंट बिजनेस, 2 कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है, और इनके रिजल्ट्स अभी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं. रेडियंट कैश मैनेजमेंट एंड CMS इन्फोसिस्टम. ओके, ठीक है. बट अगर आप मुझसे पूछो तो ये प्रोबेबली यार्ड इन्वेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत आगे है. एंड इसमें अभी तक मार्केट के दिमाग में ये है कि ये बिजनेस खत्म हो गया है. मार्केट ये सोचता है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई से करते हैं, तो कैश का तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं. सो इन अ वे मार्केट इज राइट कि हमारे डेली बेसिस में कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट देयर आर 2 थिंग्स विच आर हैपनिंग. अगर आप कैश का डेटा निकाल के देखो तो इंडिया एज एन इकोनॉमी, अगर आप
2016 FY16 की बात करो ना, तो FY16 से अभी तक कैश हैज ट्रिपल्ड. सो अगर आप बोल रहे हो कि हम लोग कैश यूज नहीं कर रहे, तो इकोनॉमी में क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब यही है कि इवन दो ऑन अ डेली बेसिस आपके जैसे मेरे जैसे लोग कैश को यूज नहीं कर रहे, बट इकोनॉमी थ्राइव्स ऑन कैश. अभी भी जब भी इकोनॉमी ग्रो होती है तो कैश का कंपोनेंट बढ़ता है. ट्रिपल बोल रहे हो मतलब प्रिंटिंग बहुत बढ़ गई है मतलब? नहीं, द अमाउंट ऑफ कैश विच इज देयर इन, आई एम टॉकिंग द अमाउंट ऑफ कैश. अच्छा, ओके, कैश इन प्रिंटिंग के ऊपर अब मैं सर्कुलेशन. नेक्स्ट आ रहा हूँ. ओके, अब मैं नेक्स्ट आता हूँ. ओके. दैट इज माय सेकंड पॉइंट ऑन दिस, कि अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखो और आरबीआई को फॉलो करो, तो आरबीआई हैज दिस मैंडेट ऑफ एवरी ईयर दे प्रिंट न्यू नोट्स, एंड 2-3 साल मैक्सिमम के अंदर वो सारे नोट्स वो वापस ले लेती है. आप अगर अपने पॉकेट के अंदर निकाल के देखो, हालांकि अभी तो मुश्किल है किसी के पास कैश भी निकलना, बट अगर आप कैश की करेंसी नोट के निकाल के देखो, तो देयर इज अ हाई चांस कि उसमें 2022, 2023, 2024 का नाम होगा, 2018 या 19 का नाम नहीं होगा. बिकॉज दे वांट द कैश, जिसको बोलते हैं ना कि जो पुराने नोट्स होते हैं वो वापस अपने चेस्ट में ले लेती है. सो ये सब जो कंपनीज है, दे वर्क इन रिवर्स लॉजिस्टिक, क्योंकि जो कैश इकोनॉमी में जा रहा है वो भी इनके थ्रू जा रहा है और वापस भी इनके थ्रू आ रहा है. कैसे? क्योंकि आरबीआई बैंक को दे रही है, बैंक के थ्रू या तो एटीएम से जा रहा है या ऐसे जा रहा है, बट जिसके पास भी जा रहा है वापस बैंक में कैसे आएगा? आप और मैं आज के दिन कितनी बार बैंक में जाते हैं और कैश डिपॉजिट करते हैं? नहीं ना. Rarely. सो दैट इज वेयर यू नीड देम. तो क्या करते हैं ये एग्जैक्टली? रेडियंट कैश मैनेजमेंट एंड कौन सा बताया? सीएमएस इन्फोसिस्टम. सीएमएस इन्फोसिस्टम. तो ये दोनों तो कंपनीज दोनों करते क्या है? कंपनी डिफरेंट है अपने अपने. सो रेडियंट इज अ मच मोर फोकस्ड कंपनी, एक ही डिवीजन में काम करती है. रेडियंट का काम क्या है कि वो रिटेल कैश मैनेजमेंट में है. रिटेल कैश मैनेजमेंट में वो क्या करती है कि प्रोबेबली आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो जैसे डीमार्ट हो गया, पैंटलून्स हो गए, क्रोमा हो गया, इस तरह की जितनी भी रिटेल शॉप्स है, ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, ऐसे हजारों एग्जांपल है इन द होल कंट्री. दे विल हैव जिसको बोलते हैं ना कि परचेजिंग उनकी एक साथ में सोर्स होती होगी कहीं पे. देन डिफरेंट स्टोर्स है, कोई स्टोर ऐसी जगह पे है जहाँ पे कैश की डीलिंग थोड़ी ज्यादा होती होगी, प्लस कहीं पे कैश कम भी है. तो व्हाट दे नीड इज कि अगर छोटी जगह ऐसी जगह पे है जहाँ पे उनका कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक नहीं है, या वो बैंक नहीं है जहाँ पे मतलब जिसमें उनका अकाउंट है, तो वो क्या करती है, रेडियंट को बोलती है कि आप मेरे यहाँ से डेली बेसिस में कैश कलेक्ट कर लो. रेडियंट वो कैश कलेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट में डाल देती है और इमीडिएटली उनको ट्रांसफर कर देती है वो अमाउंट. और रेडियंट एक दिन बाद अपने बैंक से उधर उनके में डिपॉजिट कर देती है. सो व्हाट इट डज, इट हेल्प्स देयर वर्किंग कैपिटल साइकिल. 1 सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात इज कि जो प्राइस पे रेडियंट इनको ये ऑफर देती है सर्विस, उस प्राइस पे वो एक बंदे को रखते हैं ना एक स्टोर पे कैश के लिए, वो ज्यादा पड़ेगा उनके लिए. मतलब अगर रेडियंट मान लीजिए अगर 5,000 रुपए लेती है उनसे, मान लीजिए, तो एक बंदे को रखने का 10,000 रुपया लगता है, तो रेडियंट करीब 5,000 रुपया लेती होगी. मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, बट दिस इज हाउ इफेक्टिव और एफिशिएंट इट इज फॉर देम टू वर्क विथ रेडियंट. और अगर आप एक बंदे को रखते हो तो उसके साथ क्या क्या रिस्क होता है, वो आपके स्टोर से लेके बैंक में जमा करने जाएगा कैश, चाहे वो एक बड़ी रिटेल चेन हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो. आप इस तरह की कितनी सारी छोटे छोटे बिजनेसेस सोच सकते हो ऑल अक्रॉस द कंट्री. तो आपका वो रिस्क है, या तो वो बंदे से किसी ने पैसे चोरी करके ले गया, सो दैट रिस्क इज ऑन द ओनर, राइट. और कभी मिडिल क्लास लोग होते हैं जो लोग ये मैनेज करते हैं, इवन दो वी आर ऑल गुड पीपल, बट कभी भी किसी का भी माइंड चेंज हो सकता है हाई अमाउंट ऑफ कैश देख के. सो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क ऑन द ओनर ऑफ द कंपनी. बट रेडियंट के साथ आप सर्विस लेते हो, जिस समय रेडियंट ने आपका पैसा आपसे लिया, दैट रिस्क इज बीन ट्रांसफर टू रेडियंट. फिर रेडियंट के पास से अगर पैसा खोता है तो वो रेडियंट की जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं. तो आप एकदम आपने अपना रिस्क पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, और रेडियंट इन टर्न टेक्स फुल इंश्योरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी इट कैरीज. तो उनका कभी खुदा ना खास्ता उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, सो दे विल ऑल्सो नॉट लैंड इन जियोपार्डी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि उनके पास भी इंश्योरेंस सफिशिएंट है. सो ऑल इन ऑल रेडियंट का बेनिफिट क्या है, या मेन जिसको बोलते हैं ना कि यूएसपी फॉर देयर कस्टमर क्या है, कि रेडियंट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द पिन कोड्स इन द कंट्री.
तो आपके पास हो सकता है वहां तक बैंक नहीं पहुंची होगी, हो सकता है बैंक के एटीएम ब्रांच या ब्रांच नहीं होंगे, लेकिन रेडियंट वहां से आपके लिए कलेक्ट करके आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकती है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियंट. एंड अगर अब अपने नंबर्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ कितने इस तरह के रिटेल चेन्स है जिनको रेडियंट सर्व कर सकती है, तो आज के दिन करीब करीब 1.5 करोड़ रिटेल आउटलेट्स है, जिसमें से रेडियंट करीब करीब 75,000 को ही सर्व करती है. और अगर पूरा मार्केट जो सर्व हो रहा है आज के दिन, दैट इज जस्ट 1.5 लाख. सो रेडियंट इज सर्विंग 50% ऑफ द सर्विसेबल मार्केट टुडे, बट दैट एक्चुअली नॉट द सर्विसेबल मार्केट. जो सर्व हो रहा है उसका 50% वो कर रही है, बट सर्विसेबल मार्केट इज 1.5 करोड़. ठीक है, तो इट इज यही यार्ड इन्वेस्टिंग हो गई. तो लोग क्या बोलते हैं कि आपका कैश का यूसेज तो कम होगा. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. सो दे आर नॉट गोइंग टू. नाउ इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूं QSR के हिसाब से. तो QSR कंपनीज में क्या होता है कि आपके लिए एक मेट्रिक होता है सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ, कि आप जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. हाँ ठीक है, सेम स्टोर सेल ग्रोथ, राइट. सो सेम स्टोर सेल ग्रोथ में क्या होता है कि आप स्टोर तो खोले जा रहे हो, बट आपका जो एक स्टोर जो भी आपने खोला उसमें एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट इज अ गुड मेट्रिक. तो अगर आप वही मेट्रिक से समझो रेडियंट को, तो इसमें सेम सेल स्टोर ग्रोथ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि कैश के यूसेज कम होंगे, बट इसमें स्टोर्स कितने खुलेंगे आप ये देखो. और यू आर नॉट ओपनिंग रियल फिजिकल स्टोर्स. आप तो ऑलरेडी पॉइंट्स पे हो, आपको तो खाली बस कस्टमर ऐड करने हैं. सो द रियल रिस्क नाउ, अभी तक तो मैंने सारी पॉजिटिव बता दिया. द रियल रिस्क इन दिस बिजनेस इज कि हाउ फास्ट दे कैन ग्रो एज अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन. जो मैंने वही फिलिप फिशर वाली बात बोली थी कि आप सही तरीके से सेल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये आइडिया. क्योंकि 1.5 करोड़ सर्विसेबल मार्केट होने के या स्टोर डजंट गारंटी कि आप सबको सर्व कर ही लोगे या उसमें से काफी लोगों को सर्व कर लोगे. नाउ दैट डिटरमाइंस योर एबिलिटी टू सेल योरसेल्फ और योर आइडिया. तो इसका मतलब है कि एक स्टोर में और एडिशनल कितना सेल कर सकते हो? नहीं, और कितने स्टोर ऐड कर सकते हो आप. मतलब 1.5 करोड़ आउटलेट्स है इंडिया में जिनको सर्व किया जा सकता है. अभी तक सिर्फ 75,000 आउटलेट्स को ये लोग सर्व कर रहे हैं. नाउ हाउ कैन दे ऐड मोर आउटलेट्स इज व्हाट दे शुड थिंक ऑफ, एंड दे आर ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ. व्हाट वी शुड थिंक एज इन्वेस्टर्स इज कि will they be able to do that or not. So क्योंकि ये इतना बड़ा मार्केट है, तो यार्ड इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क से अब अपने ये समझ सकते हैं कि कंपनी तो अभी सोई हुई है, अभी तक सिर्फ 75,000 को ही सर्व किया है. या अगर आप पूरा मार्केट को भी देखें तो पूरा मार्केट अभी 1.5 लाख स्टोर को ही सर्व कर रहा है. एंड इट कैन सर्व, पोटेंशियली इट कैन सर्व 1.5 करोड़. मैं बोलता हूं 1.5 करोड़ छोड़ दो, 10 लाख को सर्व कर सकती है, 20 लाख को कर सकती है. अगर ये कर ली, so then market will reward it. And the real risk is whether they'll be able to do it and how much time they will take to do it. So मैं wrong कहाँ हो सकता हूं? एक तो कि हो सकता है कि ये हो, लेकिन ये 20 साल बाद हो, 15 साल बाद हो. अगर ये 2-3 साल में नहीं हुआ कि 5 लाख 10 लाख स्टोर्स को ये लोग मीट कर पा रहे, so then I am probably too early into the stock and that is as good as being wrong. So I will be proven wrong. So मैं भले आपसे कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव बात कर रहा हूं, आई एम ऑल्सो कॉग्निजेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ रिस्क अबाउट दिस बिजनेस एंड आई विल कीप ट्रैकिंग इट. मुझे अगर लगा कि ये नहीं हो रहा है तो फिर मैं निकल भी जाऊंगा, राइट. दैट इज वन. सेकेंड इज, मैंने अभी एक एस्पेक्ट पे बात नहीं किया, विच इज माइक्रो एटीएम्स. सो लाइक आप और मैं, हम लोग तो मेट्रोज में रहते हैं, तो हम लोग एटीएम्स ज्यादा नहीं जा रहे. और एटीएम्स का अगर आप डेटा भी निकाल के देखो तो एटीएम की यूसेज बहुत कम हो रही है. बट when you look at the tier 2, tier 3, tier 4, especially villages, वो सब जगह पे जाओ, that needs more, and वहां पे तो ATMs की कमी है. बट जैसे ATMs पहले बनते थे, वैसा ATM उनके लिए खोलना is an expensive affair for banks and it doesn't make sense. Economic sense नहीं बनाता है. So micro ATM is again a big yard thing which nobody is talking about where Radiant is present. समझे आप? तो अब ये if it works out, then it will look fantastic, but it can work out for maybe after 10 years. तो मैं थोड़ा early जा रहा हूं, तो maybe I'll have to face a lot of challenges in between, or maybe the company is not great enough to channelize its sales and marketing efforts in a way that they can acquire customers quickly. So these are the main risks. Right. And what does the other company do? CMS Infosystem is also in the same space. The difference between Radiant and CMS is more broad based. Radiant ने बोला कि मैं सिर्फ एक ही सेक्टर पे जाऊंगी, which is retail cash management, because retail cash management is the space where there is the least penetration
and where there is the highest margin available. ठीक है, CMS बोलती है कि नहीं, मैं थोड़ा और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी लूंगी. CMS का क्या है कि मैं आई वांट टू बी प्रेजेंट इन द होल वैल्यू चेन, क्योंकि ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा एक इशू लास्ट 2 साल में ये हुआ है. ये दोनों कंपनी लास्ट 2-3 साल में ही लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में. तो व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम माय स्कटलबर्ट या इंडस्ट्री के लोगों से बात करके, क्या है कि बैंक्स आर देयर कस्टमर्स, मेन कस्टमर्स, क्योंकि बैंक्स ही इनको काम देती थी कि भाई आप जाके यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हो, चाहे वो रिटेल मतलब कोई रिटेल चेन हो, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे एटीएम का काम हो. तो एटीएम का काम जैसे रेडियंट नहीं करती है, रेडियंट सिर्फ रिटेल पे फोकस करती है, बट सीएमएस सबका काम करती है. सो आफ्टर दे बोथ गॉट लिस्टेड, banks know everything about these businesses and the kind of margins and ROEs these guys are making, और कितनी strong balance sheet है इनकी. तो बैंक्स क्या कर रही है, इनको स्क्वीज कर रही है. बैंक्स को लगता है कि मैं जिस रेट पे इनसे काम करवाती थी, मैं इसको और दबा सकती हूँ. दे आर मेकिंग गुड मार्जिन्स एंड दे हैव द कैपेसिटी टू गो डाउन एंड सर्व अस इवन एट दैट. सो बैंक्स सोच रही है कि मैं अपना बार्गेनिंग पावर यूज करके इनको और दबाऊं. सो उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, दोनों कंपनी ने दोनों अलग अलग तरीके से उस पर रिएक्ट किया है. रेडियंट ने क्या किया है, रेडियंट बोलती है कि ठीक है, तुम लोग उस रेट पे नहीं दे रहे हो तो मैं डायरेक्ट कस्टमर के पास जाऊंगी. पहले कस्टमर्स बैंक के थ्रू आते थे इनके पास, अब ये क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप है, ठीक है, तो वो लोग पेट्रोल पंप एसोसिएशन पे जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि इफ यू वर्क विथ रेडियंट, हाउ गुड इट इज फॉर ऑल द पेट्रोल पंप्स टू सेव मनी, टू चैनलाइज योर कैश हैंडलिंग एंड एवरीथिंग. और पेट्रोल पंप इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू सी हाउ मेनी कैश, क्योंकि पेट्रोल पंप में अभी भी बहुत लोग आते हैं. आप और मैं शायद कैश से पेमेंट नहीं करते हैं पेट्रोल पंप में, बट बहुत सारे जनरल लोग आते हैं जो लोग अभी भी कैश में देते हैं पेट्रोल पंप में. ठीक है, तो ये बोलती है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर के पास जाऊंगी. सीएमएस का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट है. सीएमएस क्या बोलती है, ठीक है, आप मुझे मार्जिन में दबा रहे हो ना, दबा दो, मैं आपसे काम फिर भी ले रही हूं, लेकिन मैं ये काम लो मार्जिन में करूंगी, बट मुझे हाई मार्जिन वाला एक और बिजनेस भी पैकेज करके दे दो. ठीक है, तो वो और क्या करते हैं, बैंक को ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो वो बोलते हैं आई विल डू दिस लो मार्जिन वर्क बट पैकेज इट विथ समथिंग हाई मार्जिन फॉर मी. तो आपका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया, ओवरऑल सब चलेगा. सो फ्रॉम अ सेल्स स्ट्रेटेजी प्रोबेबली सीएमएस इज मोर अग्रेसिव देन रेडियंट. मेरे पास तो दोनों ही है. अगेन आई एम नॉट मेकिंग अ रिकमेंडेशन टू बाई और सेल, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है दोनों बिजनेस, दोनों के पास. और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में कोई नया प्लेयर नहीं आ सकता. 2 रीजन है. बड़ा प्लेयर इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि कैश इज गोइंग डाउन, यूपीआई इज गोइंग अप, ये मार्केट ही बहुत छोटा है. एंड मैं ये बोल भी नहीं रहा हूं कि इमीडिएटली मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बट ये दोनों कंपनी इतनी छोटी कि ये दोनों कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है आगे. ठीक है, सो दैट इज वन रीजन विच विल स्टॉप बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इस बिजनेस में कोई नहीं आएगा. और रही बात छोटे प्लेयर के जो एंटर करना चाहेंगे, तो आरबीआई के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए. आरबीआई बोलते हैं कि आपका एक मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप ये बिजनेस में आ सकते हो. आपके पास एक मिनिमम फ्लीट्स होनी चाहिए, आपके पास इतने आर्मी वाले स्टाफ होने चाहिए. ये लोग सारे कंपनीज में अच्छे खासे डिफेंस या आर्मी वाले स्टाफ होते हैं. इनफैक्ट रेडियंट के जो ओनर है या प्रोमोटर है, ही इज हिमसेल्फ आर्मी पर्सन. ओके, सो इस तरह का जो जिसको बोलते हैं ना एंट्री बैरियर्स, चाहे वो रेगुलेशन आरबीआई की तरफ से हो या फिर एक जनरल परसेप्शन ऑफ द इंडस्ट्री विच विल नॉट डू वेल, तो लोग तो आएंगे नहीं. तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो ये यार्ड इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा बैठती है कि भाई आज लोगों को, मार्केट को कोई मेमोरी नहीं है पास्ट की कि कैश मैनेजमेंट बिजनेस कितना बड़ा हो सकता था. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत बड़ा हो सकता है. एंड दोनों कंपनी के जो प्राइसेस है या वैल्यूएशन जिसपे वो ट्रेड कर रहे हैं, वो दोनों ऐसे है कि ये बिजनेस खत्म होने वाला है. क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं? तो जैसे अगर आप रेडियंट की बात करो तो आई थिंक इट इज ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स अर्निंग्स, लास्ट ईयर अर्निंग्स. और अगर सीएमएस की बात करो तो वो शायद थोड़ा और ज्यादा होगा, 18 टाइम्स या 16 टाइम्स अर्निंग्स. और उसके अगेंस्ट, और इनकी आप बैलेंस शीट देख लो, इनके आप कैश फ्लोज देख लो, इनके आप मार्जिन्स देख लो, एंड देन यू कंपेयर विद सम ऑफ द अदर सेक्टर्स,
जो इजीली आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव दे आर मच inferior than this business, but they are trading at 30 times, 40 times, 50 times earnings because market at this moment likes the growth which it is offering. So ये business में मैं भले ही कितना बुलिश हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं कि अभी growth नहीं दिख रहा है. So main trigger for the stocks to re-rate will be growth. Now growth can come in FY27, growth may come in FY28, growth may come in FY35. So जितना late आएगा उतना मैं wrong प्रूव होता रहूंगा और जितना जल्दी आएगा उतना मैं सही प्रूव होता रहूंगा. That is the main risk, I would say, as an investor. Wow, so interesting. I think both these examples were brilliant. काफी अच्छे से आपने explain किया model. The last one, which is deep value, patient capital. Can you explain with an example again? So इसमें भी एक हमने blog लिखा था जो company पे. Again, I'm not invested in that company right now. The company's name is Repco Home Finance. So अगर आप Repco की history देखो, जो मैंने ब्लॉग में तो काफी डिटेल में लिखा है, बट मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं. सो रेपको इन द लास्ट साइकिल, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 से लेके 2017, इट वाज अ डार्लिंग ऑफ स्टॉक मार्केट एंड देयर वर ग्रेट इन्वेस्टर्स हु वर आल्सो इन्वेस्टेड इन इट. आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ देम एंड इट डिड वेल. इन्वेस्टर्स मेड मनी आल्सो एंड देन इट सॉ समथिंग व्हिच एवरी cyclical business see is the end of a good cycle and start of a bad cycle. And उसके कारण 2015 या 16-17 से अगर आप देखो तो द कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा नीचे गिरा. स्टॉक प्राइस की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट कंपनी का बिजनेस बहुत सफर हुआ, उनके एनपीएस बढ़ने लगे. एंड मेरा ये मानना है कि स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टिंग में जब भी हम लोग फाइनेंशियल कंपनी की बात करें, चाहे बैंक्स हो, चाहे एनबीएफसीज हो, चाहे जो भी इस तरह की कंपनीज हो, हमको ये हमेशा जानना चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी और lending institutions are probably one of the most difficult business on earth. क्योंकि आप बाकी बिजनेसेस में क्या होता है कि जब सेल होता है तो पैसा आपके बुक्स में आता है, और बैंकिंग और इसमें क्या होता है कि जब सेल होता है तो पैसा आपके बुक से निकल के किसी और के बुक्स में जाता है. सो योर बिजनेस इज योर ऑलवेज ऑल द टाइम इज इन द कलेक्शन बिजनेस. वो आपको दिखता है कि रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, बट वो और आपका सेल भी हो जाता है जिस दिन आपका पैसा आपके बुक से निकल के बाहर जा रहा है. लेकिन द रियल टेस्ट ऑफ अ बैंकर और अ लेंडर इसकी वो कितनी एफिशिएंटली आप वापस लेके आ पा रहे हो. Right. So, कोई भी एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन या लेंडिंग ट्रांजैक्शन होता है तो इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि टू थिंग्स हैपन व्हेनेवर देयर इज अ लेंडिंग ट्रांजैक्शन. एक, पैसा बैंक के बुक से निकल के जो लोन ले रहा है उसके बुक्स में चला जा रहा है, दैट इज वन. सेकंड, जो लोन आप बैंक से ले रहा है वो एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं ये पैसे इतने समय तक इतने इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दूंगा. सो मेरा जॉब एज अ लेंडर वुड बी टू असर्टेन कि वो सही बोरोवर है कि नहीं है, राइट. और द वर्स्ट पार्ट और द आयरनी ऑफ द बैंकिंग एंड लेंडिंग इंडस्ट्री इज कि जब टेल विंड आती है तो आपको इतना ग्रोथ मिलता है, इतने सारे बोरोवर्स मिलते हैं जो आपसे इतना लुक्रेटिव रेट में आपसे खरीदने के लिए तैयार या आपसे लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप भूल जाते हो कि आपका काम है कि एसेट क्वालिटी पे ध्यान देना या वो बोरोवर की एबिलिटी टू पे यू बैक पे ध्यान देना. एंड इट इज नॉट जस्ट विथ रेपको, इट हैपेंस विथ अ लॉट ऑफ लेंडर्स. दैट इज व्हाई वी हैव वेरी फ्यू रियली गुड क्वालिटी लेंडर्स लाइक एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस, या आप जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज की नाम ले लो, या कोटक की बात कर लो आप. सो ये सब कम क्यों है? क्योंकि जब वो टेलविंड आता है एंड आपकी बैलेंस शीट हमेशा लेवरेज रहती है. मतलब ऑन एन एवरेज आप कोई भी बैंक देखोगे ना तो बैंक का खुद का कैपिटल ₹1 होगा, उसके सामने बोरोड कैपिटल ₹5 होता है. तो जब जिसको बोलते हैं ना, जब टेलविंड आती है तो आपका जो एक्सपेंशन होता है बिजनेस का वो बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि आप लेवरेज ले रखे हो तो आपका खुद का पैसा कम लगा और उसके सामने आपने बहुत 5x बिजनेस खड़ा कर लिया. तो उस पीरियड में इट्स जस्ट लाइक जिसको बोलते हैं ना, आप कॉकटेल पार्टी में गए हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपका काम है कि राइट टाइम पे वो पार्टी से निकल जाना, लेकिन आप थोड़ी देर और रह जाते हो. सो वही होता है मैक्सिमम लेंडर्स के साथ, इसके साथ भी वही हुआ. और अब आज के दिन अगर आप इसकी बात करें, आज के दिन जो ये स्पेस पे है, ये दे आर बेसिकली इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस. एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कोविड के बाद 2-3 नई कंपनी लिस्ट हुई है, जैसे आवास,
आवास एक्चुअली कोविड के पहले लिस्ट हुई थी, शायद 2019 में लिस्ट हुई थी, एंड कोविड के बाद 2 कंपनी और लिस्ट हुई है, एप्टस होम फाइनेंस एंड आई एम फॉरगेटिंग द थर्ड नेम, वो भी बहुत अच्छी कर रही है। शुभम नहीं, वो सब तो अलग है, वो सब तो बाद में आई, बट मैं 3 कंपनी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी जब लिस्ट हुई थी, हाँ, होम फर्स्ट, सो होम फर्स्ट, एप्टस एंड आवास। तो अगर आप ये तीनों कंपनी को देखोगे ना, तो ये तीनों कंपनी आर वर्किंग फार मोर एफिशिएंटली कंपेयर टू रेपको, नो डाउट अबाउट इट कि उनका बिजनेस मॉडल इज फार सुपीरियर देन रेपको। इसीलिए वो सब कंपनीज को आज मार्केट 2.5-3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यूएशन दे रही है। सो अगर एकदम सिंपल भाषा में बताए, अच्छी कंपनी, अच्छी बैंकिंग या लेंडिंग कंपनी को 2.5-3 टाइम्स मिलते हैं। बहुत अच्छी को कभी कभी 4x 5x भी मिल जाता है, जैसे बजाज फाइनेंस को काफी टाइम तक 5x से भी ऊपर मिला बुक्स। तो अगर बुक साइज 100 है तो 500 का वैल्यूएशन मिलेगा, ऐसा आप समझ लीजिए, सिंपल तरीके से बात करें तो। और अगर आप पीएसयू बैंक्स को देखोगे तो काफी सालों तक पीएसयू बैंक्स को 0.5 टाइम्स बुक मिलता था, लेकिन अगर आप कोविड के बाद देखोगे तो काफी पीएसयू बैंक्स ने अपने आप को रिस्ट्रक्चर किया, उनमें मैनेजमेंट में चेंज हुआ या उन्होंने अपना काम करने का तरीका इंप्रूव किया, तो वो 0.5 टाइम्स से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स में पहुंच चुकी है। ठीक है, ये कंपनी आज के दिन जो मैं रेपको की बात कर रहा हूं, इट इज ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक। सो बेसिकली मार्केट और वैल्यूएशन ये बोल रहा है कि ये वर्थलेस कंपनी है, या ये जैसे पुराने जमाने में पीएसयू कंपनीज होती थी वैसी है। मेरा ये मानना है कि नो डाउट जो बाकी 3 कंपनी मैंने नाम बताया, आवास, एप्टस एंड होम फर्स्ट, are far better than this company in terms of execution, in terms of growth, in terms of technology adoption भी। लेकिन ये कंपनी ऐसा नहीं है कि एकदम वर्थलेस है, ये भी कंपनी अच्छा काम कर रही है एंड इन्होंने भी रीस्ट्रक्चरिंग अच्छी की थी रिसेंटली। अगर आप कोविड के बाद का टाइम देखो 2020 से लेके 2022-23 तक, तो इन्होंने रीस्ट्रक्चर करके काफी अच्छा अपने बुक्स को क्लीन किया, एसेट क्वालिटी पे ध्यान दिया। प्रोबेबली ये लोग उतने फास्ट ग्रो नहीं कर रहे जितना फास्ट बाकी तीनों कंपनी कर रहे हैं, एंड मोर क्रेडिट शुड गो टू देम कि उन लोगों का बिजनेस मॉडल इज सुपीरियर टू देम। बट जो वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रही है, हमारा बात क्या था कि दिस इज द 4th पिलर विच इज डीप वैल्यू। सो दिस कंपनी इज ऑफरिंग डीप वैल्यू। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, आई एम नॉट मेकिंग रिकमेंडेशन राइट नाउ कि आपको खरीदना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीप वैल्यू। सो जब आप डीप वैल्यू लेते हो तो इसमें एडवांटेज क्या है, 1 साल थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ आ गया तो भी री रेट हो जाएगा, और री रेट मतलब 0.7 टाइम्स से अगर 1.5 टाइम्स भी होता है, विच इज स्टिल लोअर देन द एवरेज बेंचमार्क, तो भी द स्टॉक कैन डबल। आई डोंट नो वेदर इट विल डबल और नॉट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट you have a lot of possibilities when you are getting a decent business, not a great business, a decent business at a very deep value. Yeah. So that is the last one which... Why have you not invested if you think it has deep Because value? I have limited capital, I have limited number of stocks. So Okay. मेरे पास, so as I said कि the best quality of bet should be in my view, with whatever companies I think are the best quality bets should feature in my portfolio. Fair. So we write a blog on one micro cap company every week, but that doesn't mean that we'll invest all in all Fair. of them. Fair. Right. Right. What are the top 4 or 5 stocks that you have invested in personally? आपने Radiant बताया, CMS So Infotech, यही सब है जो मैंने बता दिया, वही सब है। Radiant है, CMS है, एक कंपनी है, Cartrade बताया Cartrade आपने। है। हाँ. So Cartrade again, right now it is available at a very high valuation. It is more of a earning momentum play for me till the time the earnings continue to do well, the company continues to perform well, I'll probably hold, but I cannot put more capital at this level. Fair. Sorry, आप बता रहे थे एक कंपनी है। हाँ, एक कंपनी और है जिसका जो मेरे पोर्टफोलियो में है, which is again something where I think there is a huge turnaround, and which is also, if you're talking about 4 good companies where I am bullish on, this would be one, which is Hester Bioscience. क्या करते हैं? Again, Hester Bioscience की अगर आप हिस्ट्री देखो तो it was a darling of the market between 2011 to 2017. ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, एनिमल वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है। सो व्हेन आई से एनिमल वैक्सीन, इसके 2-3 डिवीजन है। सो पहला हो गया बड़े एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स, ठीक है। दूसरा हो गया कि कंपेनियन एनिमल्स जैसे डॉग, जो पेट्स हम लोग घर पे रखते हैं वो, ठीक है।
and the last one is the I'm forgetting the name, poultry farming, poultry vaccines. ठीक है, so poultry, large animals and companion animal, ये 3 डिवीजन है इनका, 3 सेगमेंट है. ये कंपनी again, it's in a business where they are making 80% gross margins, and not from today, from a long time. एंड आज भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी बहुत छोटी है, लेस देन 2000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी. ठीक है, ये कंपनी ने 2011 से लेकर 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड इन्वेस्टर लोगों ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाई थी. 2017 के बाद क्या हुआ, 2017 में बिल गेट्स एंड द promoter of this company, Mr. Rajiv Gandhi, they both signed an agreement. तो अगर आप देखोगे कि एक आयरनी है वर्ल्ड की कि सबसे ज़्यादा एनिमल वैक्सीन के रिक्वायरमेंट अफ्रीका में है, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल फैसिलिटी इन अफ्रीका विच मैन्युफैक्चर्स वैक्सीन. सो दे आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स. सो अगर आप वर्ल्ड की बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज इन द यूएस, जोइटिस नाम है उसका, ZOIETS ऐसे कुछ है, जोइटिस नाम है. सो अगर आप उनके एंड इजीली आप जाके उनके वेबसाइट में जाके जोइटिस में देख सकते हैं कि वो कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है और क्या क्या करती है और कौन कौन से मार्केट में है. सो दे आर प्रेजेंट इन अक्रॉस द वर्ल्ड, बट दे डोंट हैव एनी प्लांट इन अफ्रीका. सो बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो उन लोगों ने, वो लोग बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें से एक ये भी था कि दे टाइड अप विथ हेस्टर बायोसाइंस इन 2017 और उन्होंने ग्रांट भी दिया. 2 तरह के ग्रांट दिए, एक तो कैपिटल ग्रांट सीधा दे दिया और दूसरा एक लोन दिया जो 3% इंटरेस्ट रेट पे मिला. सो बेसिकली विच इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री मनी, यू कैन यूज इट एंड देन रिटर्न इट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर द फैसिलिटी इज ऑपरेशनल एंड ऑल दोज थिंग्स. सो market got excited about that also because that completely changes the whole perception, complexion of the business. because आप अगर इंडिया में वैक्सीन का रेट देखोगे और अफ्रीका में देखोगे तो बहुत डिफरेंट है. अफ्रीका में ज़्यादा है क्योंकि अफ्रीका इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, तो महंगे पड़ जाते हैं उनके लिए. तो अगर ये कंपनी वहाँ पे जाके जो इंडिया का प्राइस है उसी के आसपास के प्राइस में वहाँ बेचे तो उसका कितना डिमांड है वहाँ पे. बट 2017 में जो इन लोगों ने साइन किया था वो 2024 तक ऑपरेशनल नहीं हो पाया था. So that was one of the biggest reason for the stock to not do well over the last few years. And during that time, I think management also made a few mistakes, and I think those are genuine mistakes of capital misallocation. It doesn't say anything about the, as in, I think they are one of the most, integrity point of view से मेरे को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मैनेजमेंट में. इट वॉज मोर ऑफ अ कैपिटल एलोकेशन और कैपिटल मिस एलोकेशन केस. तो उन्होंने क्या किया कि बहुत एग्रेसिवली अफ्रीका के लिए भी चालू कर लिए. फिर उन्होंने एक नेपाल में भी प्लांट डाल दिया कि हम लोग नेपाल में भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलेंगे. फिर उन्होंने जब कोविड आया तो अचानक से कोविड के टाइम पे ह्यूमन वैक्सीन के लिए भी एक फैसिलिटी बना दी. आपको पता है कि कोविड तो बहुत जल्दी निकल गया, अब उसकी कोई डिमांड ही नहीं है. सो ये 2-3 चीज एक साथ कंपनी में हुई तो इसलिए मार्केट कंप्लीटली जिसको बोलते हैं ना कि ये कंपनी को सुला दिया है. मार्केट को ये लगता है कि मैनेजमेंट कुछ कर नहीं रही है और दे आर रेकलेस इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन. एंड इवन दो द बिजनेस इज गुड बट इट डजंट मैटर इफ द मैनेजमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग इन द, एंड द मार्केट इज राइट. आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट गलत सोच रहा है, मार्केट ने सही सोचा है. बट ऐसी कंपनीज में कभी कभी टर्न अराउंड आता है. तो अगर आप देखोगे तो जो 7 साल में नहीं वो अब होना चालू हो गया है. अफ्रीका का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है और अफ्रीका का ऑपरेशन अगर आप देखो तो अफ्रीका में भी दे आर प्रेजेंट, देयर कैपेसिटी इज इन तंजानिया. तो तंजानिया में अगर आप थोड़ा सा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, देखा था, सो उसमें रेजिम चेंज हुई है, नया गवर्नमेंट आया है 2022-23 में, एंड देयर आर सो मेनी लार्ज कॉर्पोरेट्स इन इंडिया लाइक अडानी, लाइक वरुण बेवरेज, लाइक महिंद्रास, जो लोग, और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो लोग तंजानिया में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अफ्रीका में भी बाकी कर रहे हैं, जो पहले कभी सुनने को नहीं मिलता था. सो दैट मीन्स फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव डूइंग बिजनेस इन अफ्रीका इस, जिसको बोलते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, उनकी रैंकिंग शायद, मेरे पास ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है बट शायद थोड़ी बढ़ी होगी इन लास्ट 3-4 years, which has helped Hester to also finally commercialize that project. एंड अगर आप Q1 FY26, Q2 का तो रिजल्ट अभी तक आया नहीं है जब हम लोग बात कर रहे हैं अभी, बट Q1 का रिजल्ट देखोगे तो that gave us the first glimpse
कि इसमें टर्न अराउंड आया है, एंड मैनेजमेंट भी बहुत कॉशियस है। वो ये बोल रही है कि आप इसको इंटू 4 करके ये मत सोच लो कि ये साल में इतना रेवेन्यू आएगा इसमें, बट डायरेक्शनली आई सी कि इट कुड बी अ बिग टर्न अराउंड, एंड नेक्स्ट 2-3 साल के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी रेवेन्यूज में, एंड प्रोबेबली मार्केट इज नॉट सीइंग दैट नाउ। और टर्न अराउंड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि अगर टर्न अराउंड हो गया जैसा आपने सोचा है, तो जनरली मार्केट में लोग क्या होता है कि वो बुकिश पी नॉलेज लेते हैं कि 15 टाइम्स पी, 20 टाइम्स पी, 25, बट प्रैक्टिकली मार्केट ऐसा नहीं करता है। जब टर्न अराउंड होता है ना, तो एक बार में, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि वो अमेजोन में सेल लगती है, तो या जैसे आईफोन का जो फर्स्ट आईफोन आता है, तो आप देखते हो ना काफी लोग पागल की तरह लाइन, मतलब मुझे पागल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट लोग क्रेजी होके एकदम लाइन में लग जाते हैं। वैसे ही मार्केट में भी इन्वेस्टरों की लाइन लग जाती है जब कोई अच्छा बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा होता है, क्योंकि अगर आप देखो इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ टाइम्स इनके ग्रॉस मार्जिन 80% रहे। बहुत कम बिजनेसेस में ऐसी ग्रॉस मार्जिन होती है, एंड दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द थिंग। अगर आप इनकी बैलेंस शीट भी जाके देखो तो वर्स्ट पीरियड में भी इनका बैलेंस शीट का क्वालिटी वाज नॉट दैट मच इम्पेयर्ड, तो दैट टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। सो जब हाई क्वालिटी बिजनेस में एक टर्न अराउंड आता है, तो when the if the turnaround actually, so मैं गलत हो सकता हूं, मैंने जो सोचा है हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, बट अगर ये प्ले आउट हुआ तो जो आप पी सोचते हो ना, वो पी यहाँ पे आज के दिन 30-40 का पी दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ डिप्रेस्ड अर्निंग्स, कि अर्निंग गिरे हुए हैं। बट अगर जब वो बढ़ना चालू होगा तो ये पी 100 के क्रॉस भी कर सकता है, एंड आई वुड स्टिल नॉट बी इन अ रश टू सेल। इसलिए नहीं कि 100 का पी हो गया है तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि 100 का पी इज अ वेरी थियोरिटिकल वे ऑफ लुकिंग एट स्टॉक्स। 100 का पी इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार सब कोई लाइन में लग गए उसको खरीदने के लिए। नाउ व्हाट विल हैपन ओवर द नेक्स्ट 2 years इफ सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि सिनेरियो क्या हो सकता है। तो अगर ये हुआ तो होगा क्या कि 100 का पी तो हो गया, काफी लोग इन्वेस्ट हो गए, फिर नेक्स्ट 2 साल तक इट विल बी द अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी विच विल डिटरमाइन कि स्टॉक कहां जाता है। तो 100 पे ये आने का रीजन ये हुआ कि कोई इसमें इन्वेस्टेड नहीं थे या ज्यादा लोग इन्वेस्टेड नहीं थे, सबने खरीदा। उसके बाद अगर स्टॉक रिटर्न, मतलब कंपनी ग्रोथ वैसा देती है, इट विल रिमेन एट 100 पी फॉर सम टाइम, एंड प्रोबेबली अगर ग्रोथ और अच्छा आ गया तो दैट पी विल रिड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आप अगर सोच रहे हो कि मैं 10 का, 15 का, 20 या 25 के पी पे ही खरीदूंगा, तो आप ये कभी भी नहीं ले पाओगे। सो दिस इज वन सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। The second scenario should also be in our mind कि ये अगर प्ले आउट नहीं हुआ, so अगर ये प्ले आउट नहीं हुआ इन द सेंस कि ये 1 क्वार्टर था जिसमें थोड़ा अपने को दिखा, लेकिन अगर हम लोग को 2-3-4 क्वार्टर के बाद एक और चीज दिखता है जहां पे पता चलता है कि यू कैन नॉट बैंक ऑन द अफ्रीका रिकवरी इमीडिएटली, सो प्रोबेबली यू शुड गेट आउट ऑफ द स्टॉक एंड वेट फॉर दैट रिकवरी टू अगेन स्टार्ट। सो यू शुड हैव बोथ द बुल साइड एंड बेयर साइड, दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ बुल साइड रख के रखेंगे, सो वी मे गेट मैरिड टू द स्टॉक एंड वी मे नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। सो अल्टीमेटली हमारा काम है कि पैसे बनाने। सो आप बता रहे हो कि 3000 करोड़ से कम की मार्केट कैप की 4000 से ज्यादा कंपनीज है, और इसमें से 2000 तो वैसे के वैसे ही रहने वाली है, एक्सेट्रा। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अब अपन ने तो बहुत सारे कंपनीज डिस्कस की, बट बिफोर दिस देयर इज आल्सो बिग टास्क कि ओके सिलेक्टिंग करना है एंड देन लाइक स्क्रीन करना है इतने ज्यादा कंपनीज टू कम टू 45-50 रिसर्च एंड देन टू इन्वेस्ट इन 10 और 15 ऑफ देम। तो वो जो 45-50 स्क्रीन होती है, फिल्टर होके आती है, तो उसका कुछ आपका क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क है, कुछ एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये 45-50 आती है, उसका क्या? या सो ये इसमें मैं वही बोलूंगा अगेन कि एवरी इन्वेस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, तो हम लोग 3 को फाउंडर्स हैं। मेरे एक को फाउंडर है शिवम, जो काफी क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क लगा के देखते हैं। हमारा मेन तो ये 4 फिल्टर है जो मैंने आपको बताया, ये 4 फ्रेमवर्क है, प्लेबुक है, तो वो प्लेबुक के अंदर में आना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क लगाते रखते हैं जहाँ पे वो देखते हैं, बट मेरा कोई क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क नहीं है। अच्छा, मेरा फ्रेमवर्क यही है कि आई शुड कीप माई आईज एंड ईयर ओपन एज मच एज पॉसिबल। हाउ डू यू स्क्रीन देन? लाइक सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आई ट्राई टू गो टू events where there are a lot of investors. Okay. I try to be friends with good quality investors who are far better, superior than my quality, and I try to learn from them. In fact, I have no shame in admitting that many of my stocks which have done well was first discovered by one of my friends, and
मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने उसको और डिटेल में पढ़ा और मुझे कन्विक्शन आया, तो फिर मैंने खरीदा. एंड आई डोंट हैव एनी शेम इन शेयरिंग इट विथ यू कि मेरे पास शायद मेरा कोई ओरिजिनल आइडिया है ही नहीं, बट दैट इज फाइन. मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मैं ओरिजिनल हूँ. मुझे जो मजा आ रहा है प्रोसेस में, मैं वो प्रोसेस. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेरेंडिपिटी का एक अलग मजा है कि आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो. कोई मोमेंटम इन्वेस्टर है, कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो, जैसे एक मेरे फ्रेंड है जो स्टॉक को नीचे में खरीद के फिर ऊपर में बेच के फिर और ऊपर में खरीद भी सकते हैं. आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी, सो आई लर्न अ लॉट just talking to him and listening to him, right? So this ultimately, when जब हम लोग इलॉन मस्क की बात कर रहे थे, वही कि अल्टीमेटली आपको मजा आना चाहिए. या अगर आप बोलो सक्सेस, तो लोग CAGR की बात करते हैं. अगर आप मुझसे पूछो सक्सेस, रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस इज हैप्पीनेस. और रियल हैप्पीनेस क्या है अगर उसको डिकोड करना हो? रियल हैप्पीनेस अगर हम लोग बात करें तो रियल हैप्पीनेस वही है कि मुझे जो काम करने में मजा आता है, वो काम मैं वैसे करूं जैसे करने में मजा आता है, और उतने समय तक करता रहूं जितने समय तक मेरे लिए पॉसिबल हो. दैट इज द रियल हैप्पीनेस. सो व्हेन यू नाउ नैरो इट डाउन टू द इन्वेस्टिंग फील्ड, यू शुड फर्स्ट नो व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टर यू आर. आपको अगर वो एक, चाहे यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप ट्रेडर भी बन सकते हो, आप मोमेंटम इन्वेस्टर भी बन सकते हो, आप वैल्यू इन्वेस्टर भी बन सकते हो, और आप मेरे जैसे भी बन सकते हो जो कोई लेबल के साथ नहीं आता कि मैं वैल्यू हूं कि मोमेंटम हूं कि ये हूं. ठीक है, मेरे पास कोई लेबल नहीं, बट आइडिया इज दैट यू शुड फाइंड योर पाथ. और जब एक बार आपको पता चल गया है, तो अगेन आई गिव एन एनालॉजी हियर विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है कि ये सब छोटी छोटी एनालॉजी रियल लाइफ की जो होती है वो बहुत काम आती है. हम लोग सब हाईवेज में ट्रैवल करते हैं, राइट? हाईवेज में जाते हैं तो मैं तो खुद भी ड्राइव करता हूँ, आई एम श्योर आप भी करते होंगे, या नहीं भी करते होंगे तो गाड़ी में हाईवेज में जो टोल बूथ्स होते हैं वहां से क्रॉस करते हैं, तो उसमें कितने सारे लेन्स लगे रहते हैं. तो व्हाट इज आवर एम इन जनरल एज अ ड्राइवर, कि मैं उस लेन में जाऊं जहां पे मुझे सबसे कम देर तक वेट करना पड़े. बट होता क्या है, जनरली यही होता है कि मैं जो भी लेन पकड़ूं, मेरे बगल से गाड़ियां और फास्ट जा रही होती है. अगर आप उस समय कैलकुलेट करो तो 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक में आपका वेटिंग पीरियड होता है. लेकिन इट इज सो एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल, क्योंकि आप बगल वाले को जल्दी पास करते हुए देख रहे हो. क्या आपका फ्रेमवर्क क्या है कि मुझे उससे भी जल्दी निकलना था. तो मैं स्टॉक मार्केट में भी यही बोलता हूं कि अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो आप हमेशा मिजरेबल रहोगे. सो गुड एनालॉजी. तो आप अगर, आपका काम है कि आप अपने हिसाब से ट्राई किए कि मैं सबसे पहले वो लूं जो पाथ में मुझे लगता है कि जल्दी पहुंचेंगे, बट वो आपके हाथ में नहीं है. सामने वाली गाड़ी खराब भी हो सकती है, आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनी में प्रॉब्लम भी हो सकता है, आप जो सोच रहे थे सही पाथ है वो गलत पाथ भी हो सकता है. सो दैट इज नॉट इन योर हैंड. सो अगर आप उसके बाद दूसरे से कंपेयर करो कि यार वो जल्दी निकल गया तो वो बेटर है, नहीं, ही वाज देयर राइट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, दैट्स इट. या दैट्स वेरी वेल सेड. आई थिंक बहुत बार ऐसे फोमो की वजह से ऐसे होता है कि अरे यार उसने इतना कर लिया, वो ये चल गया. तो वो क्यों होता है? अगर आप देखो, अगेन वील गो अ लिटिल फार फ्रॉम इन्वेस्टिंग. What is investing all about? So many investors, crores of investors investing, having different views. और अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान को अगर आप सेंचुरीज पहले भी जाके देखो तो ये 2-3 चीज हमेशा हमारे साथ थी, जो आज भी है और जो शायद आगे सेंचुरीज के बाद भी रहेगी. नंबर 1 इज एनवी, नंबर 2 इज ग्रीड, एंड नंबर 3 इज फियर और फोमो. ठीक है, इन दैट ऑर्डर. सबसे पहले एनवी है. तो अगर आप देखोगे 90, मैं नंबर ऐसे ही बोल रहा हूं, बट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हु कम टू द मार्केट डोंट कम बिकॉज ऑफ कि वो उनको सच में इन्वेस्टर बनना है. वो चालू होते हैं इसीलिए कि उसके किसी फ्रेंड ने बोला कि मैंने 10x किया. सो आप भले ही अपने घर में बैठ के अच्छा पैसा कमा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, बट जहां आपको समझ में आता है कि बगल वाले ने मर्सिडीज ली है, तो आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो शायद मैं नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं वो करूंगा तो मुझे भी मर्सिडीज मिल जाएगी. सो आपने अपना मापदंड या फ्रेमवर्क या बेंचमार्क तुरंत में चेंज कर लिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एनवी. वहीं से फिर ग्रीड आता है, वहीं से फिर फोमो आता है. सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. सो इफ वी कैन, आवर जॉब एज इन्वेस्टर्स, एज ह्यूमन बीइंग, इज टू कंट्रोल दैट. मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि हमारे अंदर से पूरा चला जाएगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, वो रहेगा, बट जितना ज्यादा
उसको अवेयर रह सकते, सबसे स्टार्टिंग इज अवेयरनेस, Yeah. एंड देन उसको कितना कम कर सकते हैं. तो आपने बताया कि सक्सेस फॉर यू इज हैप्पीनेस एंड नॉट CAGR, बट जस्ट आस्किंग यू अबाउट योर पर्सनल CAGR एज वेल. तो आपके So- पोर्टफोलियो में कितने हुआ होगा परसेंटेज? सो मेरा CAGR अगर आप स्टार्टिंग से लेके अभी हाँ. तक मैंने जो अभी तक कैलकुलेट किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, हाँ. बट मैं ये बोलूंगा कि डोंट गेट अटैच टू दिस, एंड इट इज नॉट ग्रेट ऑल्सो. इट इज 19.5% CAGR, वेयर आई हैव डिसेंटली बिट निफ्टी. बट अगर आप देखोगे कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में जिस तरह का रिटर्न बनता है, तो वो मैंने अभी तक बीट नहीं किया है, बट दैट इज फाइन. बट दिस आल्सो बिकॉज़ ऑफ XIRR का लॉजिक. ये आपका 19.5% इज XIRR, आई अज्यूम, बिकॉज़ आप हाँ, वो भी एक रीजन है. पीरियोडिक इन्वेस्टिंग करते एग्जैक्टली, हो, वो भी राइट? एक रीजन है, वो भी एक रीजन है. Because if you're investing every month, then of course it has to be lower and it can't be like Exactly. 40%, 50%. राइट, एंड मेरा मेन पर्पस ही यही है कि आई एम नॉट इन द गेम ऑफ XIRR मैक्सिमाइजेशन. Yeah. आई एम इन द गेम ऑफ कि मैं एवरी मंथ मेरे पास अगर कैश फ्लो आए तो मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूं मार्केट में. Yeah. तो अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट हर लेवल पे कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा जो XIRR है दैट विल बी लो. मैं अगर वेट करूं कि मार्केट क्रैश हो, अच्छे लेवल पे आए, तभी पैसे डालूं, तो मेरा CAGR विल बी अ वेरी हाई CAGR. Yeah. बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम chasing. So I'm very happy with the kind of, my friends have much better CAGR and I learn from them, but I'm not in the game to overtake them. जैसे मैं बोला ना कि मैं अपने वो लेन में मैं खुश हूँ, मुझे थोड़ा टाइम भी लग रहा है, तो मुझे पता है कि वो 10-20 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का लग रहा है, तो आई एम फाइन इन माई लेन. मैंने जो अपने तरफ से बेस्ट था वो करा और आगे भी करूंगा. ऐसा नहीं कि आई विल गेट कंप्लेसेंट, आई ट्राई टू इम्प्रूव इट. मेरा, क्योंकि अगर आप if every day you wake up and don't try to improve, so you will go back only. Yeah. So वो ये नहीं है. Last stock which I wanted to discuss, IEX है. आपने आई थिंक ये भी होल्ड किया था. अभी भी है मेरे इसमें. Okay. और IEX का अगर आप देखोगे तो IEX लास्ट 3 साल में एक्चुअली कुछ रिटर्न नहीं दिया है. Okay. But again, this is a business where I believe they are doing very good things and they have a very high competitive advantage and moat in terms of the tech capability they have and their ability to come up with new products. Can you simply explain in terms of simple terms करता क्या है ये कंपनी? ठीक है. So IEX is basically Indian Energy Exchange. So again थोड़ा सा हिस्ट्री दे देता हूँ कि मैंने कब सबसे पहले देखा था. Sure. 2019 में मेरे कोई फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये स्टॉक अच्छा है, उन्होंने अच्छे से स्टडी किया था. 2020 मार्च में जब मार्केट गिरा था, तो अप्रैल 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम खरीदा था, और अगस्त 2025 से तो मेरे SIP पोर्टफोलियो में ही, 2020 से मेरे SIP पोर्टफोलियो में है, जो हमने अगस्त 25 तक चलाया था. सो इसमें बेसिकली, सो आई एम नेचुरली बायस्ड, आई एम नॉट मेकिंग एनी रिकमेंडेशन, बट मैं आपको अब समझा देता हूँ कि IEX का मोटा मोटी क्या है. सो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का एकदम सिंपल थीसिस है कि पहले एनर्जी जो भी जनरेट होती थी इंडिया में, वो आपको फिजिकली पावर परचेज एग्रीमेंट होते थे कंपनीज के बीच में, और फिजिकली वो ट्रांसफर होते थे. या मैनुअली ट्रांसफर होते थे. देयर वाज नो एक्सचेंज. जैसे इसका एनालॉजी आप ले लो स्टॉक मार्केट से. स्टॉक मार्केट में पहले क्या होता था कि जब तक ये टर्मिनल वाला सिस्टम नहीं आया था, तो देयर वाज अ ओपन प्लेस जहां पे लोग बोली लगाते थे. अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी की या राधा कृष्णन दमानी जी की हिस्ट्री निकालो और देखोगे वो लोग 70s में 80s में क्या करते थे, कैसे करते थे इन्वेस्टिंग, तो वो ऐसे ही होता था. उस समय कोई टर्मिनल वाला सिस्टम नहीं था, तो आप इंडिविजुअली इन्वेस्टर्स लोग एक दूसरे के ऊपर बोली लगाते थे, या ब्रोकर्स लोग बोली लगाते थे कि ये स्टॉक इतने भाव का है और इतने में मिलेगा. यहां खाली इतना सा डिफरेंस था कि एक रेगुलेटर है इन टर्म्स ऑफ पावर मिनिस्ट्री, तो उसके रेगुलेशंस के दायरे में रह के भी वही काम होता था. ठीक है. अब क्या हो गया है, धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, जैसे जैसे देश इवॉल्व होता है, आपके काम करने के तरीके बदलते हैं, और लोगों को ये लगता है या गवर्नमेंट को ये लगता है कि इसको भी अगर हम लोग एक्सचेंज के थ्रू कराए, इट विल बिकम मच मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी. जैसे स्टॉक के केस में, अगर अगेन मैं आई गो बैक टू स्टॉक का, तो जब वो ओपन क्राई वाला सिस्टम होता था जहां पे देयर वाज नो टर्मिनल, तो क्या होता था कि अगर एक ब्रोकर है जिसके पास सारी लिक्विडिटी है उस स्टॉक की, मतलब जितनी भी सप्लाई है सारी उसके पास है, सो ही कैन मैनिपुलेट द मार्केट इफ ही वांट्स टू. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे के सारे ब्रोकर ऐसा करते थे, बट ब्रोकर के पास वो पावर था, एन अनफेयर एडवांटेज था. जैसे ही वो ट्रेडिंग टर्मिनल आ गया, वो एडवांटेज धीरे धीरे पता चला गया, क्योंकि इट ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि किसको कितने का डिमांड है, कौन कितनी सप्लाई कर रहा है,
एंड द प्राइस इज ऑल्सो डिस्कवर्ड ऑन एन एक्सचेंज, चाहे वो NSE एक्सचेंज हो चाहे BSE हो. सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर कि भाई पावर की डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, क्या भाव है, अपने आप निकल के आएगा, प्राइस डिस्कवरी हो रही है. एंड IEX हैज बीन द पायनियर. उन्होंने 2010 या 11-12 में स्टार्ट किया था और तब से वही 90% प्लस मार्केट वही उन्हीं का है. रिसेंटली 2-3 कॉम्पिटिटर्स आए जो लास्ट 3-4 साल में आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोज ये किया कि एक कंपनी की मोनोपोली होने से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसमें फेयर प्ले ग्राउंड लगाओ. कि हालांकि फेयर प्ले ग्राउंड है, IEX के पास कोई ऐसा कुछ नहीं है कि IEX आपको फोर्स करती है कि उसी के पास से आके लेना पड़ेगा, बट एज अ कंज्यूमर और एज अ मार्केट प्लेयर यू विल नेचुरली गो टू दैट प्लेटफॉर्म या दैट एक्सचेंज जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है, राइट. सो इसीलिए IEX में हमेशा बायर्स और सप्लायर दोनों ही वहीं जाते हैं ज्यादातर. तो ये जितने भी 2-3 कॉम्पिटिटर आए उन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोज ये किया कि अगर आप मार्केट कपलिंग, दिस इज अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड विथ IEX एंड दिस इंडस्ट्री. मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं कि क्या है मार्केट कपलिंग. तो ये मार्केट कपलिंग की बात 2022 से स्टार्ट हुई थी और 2022 से लेके 25 तक अगर आप देखो तो IEX के स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया. 3 साल में ये स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया, बट मैंने अभी भी खरीदा ही है एंड आई एम बायस्ड. सो ये मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मे बी आई एम रॉन्ग, सो डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन. बट हुआ ये है इस पीरियड में कि इन लोगों ने ये बोला है कि गवर्नमेंट यही बोलती है कि मैं क्या करूंगी, मैं सारे एक्सचेंजेस से जितना भी उनका डिमांड है, जैसे मान लीजिए IEX के पास मैक्सिमम डिमांड है, 90% लोग उनके पास आ रहे हैं, उनसे उनका डिमांड का लेगी, बाकी तीनों एक्सचेंज से उनका भी डिमांड का लेगी एंड वो पूरा डिमांड को पूल इन करेगी और उसके बाद एक प्राइस डिस्कवरी गवर्नमेंट के एंड पे होगा. एक कंसोलिडेटेड एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होगा, उसमें होगा सब कुछ. अभी क्या हो रहा है कि IEX में भी हो रहा है और बाकी तीनों प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हो रहा है, और क्योंकि IEX में मैक्सिमम लिक्विडिटी है तो सबसे बेस्ट प्राइस IEX में डिस्कवर हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग IEX में ही जा रहे हैं. सो विच इज अ डिसएडवांटेज फॉर अदर प्लेयर्स हु आर सेइंग कि इट्स नॉट अ फ्री मार्केट. एक्चुअली इट्स अ फ्री मार्केट ओनली, बट दे आर सेइंग कि हम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. तो गवर्नमेंट बोलती है हम लोग ये करेंगे. तो इसमें क्या हो सकता है कि इंक्रीमेंटल डिमांड जो भी आएगा वो हो सकता है कि तो कुछ बाकी सब एक्सचेंज में भी चला जाए. तो मार्केट ये सोच रहा है कि जो IEX का जो मार्केट डोमिनेंस था, 90% मार्केट शेयर था, दैट विल नॉट बी देयर. आई एम ऑल्सो सेइंग कि प्रोबेबली दैट 90% शेयर विल कम डाउन टू 70% और 60%, बट IEX विल स्टिल बी वेरी रेलिवेंट. एंड माई प्ले ऑन IEX is basically 2-3 things which is beyond this market coupling discussion. So 2-3 things क्या है? पहला ये है कि आप ये देखो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो इंडिया में जनरेट हो रही है उसमें से कितनी ट्रेड कर रही है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में. इट इज अ मिड सिंगल डिजिट नंबर. सो आप उसका एक देख लो कि उसमें कितना बड़ा टेलविंड है, क्योंकि दिस इज एन इरिवर्सिबल ट्रेंड. आप पीछे नहीं जा सकते हो कि फिजिकल PPAs में जाओगे, बल्कि वर्चुअल PPAs होने लगे हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट्स, जो सिर्फ एक्सचेंज में ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जो मैनुअली नहीं हो सकते. सो जब अपने ये सब की बात करें तो अपने को क्या दिखता है कि एक तो इसमें टेलविंड बहुत बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन इज वेरी लो. सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट IEX में कि IEX is not depend only on Indian Energy Exchange का business. They have 2-3 small business which they have incubated in the last few years. So उससे भी उनका growth आएगा, which is one is Indian Gas Exchange, जिसमें गवर्नमेंट ने ये मैंडेट किया है कि उनको अपनी शेयर होल्डिंग बहुत जल्दी 75% से कम करनी पड़ेगी. तो उनको IPO लेके आना है, उसके लिए 75% नहीं, सॉरी 25% करनी पड़ेगी. सो दे विल हैव टू कम अप विद एन IPO. द लास्ट डेट टू ब्रिंग दैट IPO वाज December. Rather IPO or maybe bring in other investors to dilute their holding, but they have applied for an extension. तो वो 1-1.5 साल का समय और मिल गया उनको, तो 1-1.5 साल बाद उसका भी एक उसमें वैल्यू क्रिएशन होगा. सेकंड था कि इनके पास और भी बिजनेसेस है, तो जिसमें से एक है IGX, एक है ICX. ICX इज इंटरनेशनल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज. उसकी एक छोटी बिजनेस है इंडियन गैस एक्सचेंज,
and there is another one which is international carbon exchange. This is not Indian but international carbon exchange. So let's start with IGX first. So जैसे एनर्जी एक्सचेंज है वैसे गैस एक्सचेंज भी बन गया. गैस एक्सचेंज अभी लास्ट 2-3 साल पहले ही बना था, तो उसके वॉल्यूम्स IEX के सामने बहुत कम है, लेकिन उसका भी पोटेंशियल बहुत बड़ा है. मे बी नॉट एज बिग एज IEX बट अ डिसेंट साइज ओवर द नेक्स्ट 2-3 years. प्लस इसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जैसे IEX में कंपटीशन वाला एक प्रॉब्लम आ रहा है कि दो दूसरे कॉम्पिटिटर है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि दोनों कॉम्पिटिटर्स गवर्नमेंट को प्रपोज कर रहे हैं कि कैसे IEX के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ IGX, क्योंकि अगर आप IGX की शेयर होल्डिंग देखोगे तो उसमें IEX तो है ही, बट गवर्नमेंट की PSUs भी काफी इन्वेस्टेड है उसमें, सो वो इशू वहां होगा नहीं. प्लस उसमें एक अदर जिसको बोलते हैं ना वैल्यू क्रिएशन वाला थीम ये है कि गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि IEX को बाय December 2025 उसमें अपनी शेयर होल्डिंग 25% से कम कर देनी है. एंड रिसेंट कॉन कॉल Q2 FY26 का कॉन कॉल जो अभी आई थिंक लास्ट वीक किया, उसके पहले वाली वीक में था, उसमें IEX ने क्लियरली बताया है कि हमारे पास दिसंबर तक का टाइम था, बट हमने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव. अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जनरली वो लोग बहुत हेल्पफुल रहती है, तो वो लोग अप्रूव कर देगी नेक्स्ट 1.5 years के लिए. तो उससे फायदा क्या होगा IEX को कि 1-1.5 साल के अंदर में वो बिजनेस को और ग्रो कर सकेगी. ग्रो करने के बाद जब उसका वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा होगा, तो अगर मान लीजिए आप जैसे 100 करोड़ की कंपनी हो, उसकी जगह आप 150 करोड़ या 200 करोड़ की कंपनी हो, तो आपको बेटर वैल्यूएशन मिलेंगे, राइट. तो वो या तो बेटर वैल्यूएशन पे IPO लेके आएगी उस कंपनी का, या फिर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को लेके आएगी. सो दैट विल बी ऑल्सो अ वैल्यू अनलॉकिंग सेगमेंट फॉर IEX. दैट इज अबाउट IGX. नाउ अगर आप ICX की बात करें या इंटरनेशनल कोल एक्सचेंज की, तो उसमें सबसे अच्छा चीज क्या है कि इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, नॉट कोल. तो इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज में अगर देखोगे तो मुझे जितना याद आ रहा है 2008-9 से इंडिया में बहुत लोग कार्बन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एवरीबडी फेल्ड. उसका मेन रीजन यही था कि लिक्विडिटी नहीं थी. यू नीड एनी एक्सचेंज, कोई भी प्लेटफॉर्म, या आप कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस सोच लो, चाहे आप जोमेटो, उबर या कुछ भी सोच लो, कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस सक्सेसफुल तभी होता है जब आपके पास दोनों साइड में एनफ लिक्विडिटी हो. जैसे अगर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जोमेटो में दे हैव वेरी हाई लिक्विडिटी. जोमेटो हो चाहे स्विगी हो, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट मैं समझा रहा हूं आपको कि जोमेटो में और स्विगी में यू हैव एट वन एंड सो मेनी restaurants listed to supply the food, and then at the other hand you have so many customers or consumers who are ready to book and buy and consume the product through that. Similarly ये क्या है, B2C है तो हम लोग को समझ में आ जाता है, बट B2B में भी वही चीज होती है कि अगर आप कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो तो आपको लिक्विडिटी चाहिए. और कार्बन क्रेडिट में यही प्रॉब्लम आ रही थी कि लिक्विडिटी किसी के पास नहीं होती थी, इसलिए कोई भी सक्सेसफुली कर नहीं पाया. IEX के पास एडवांटेज ये है कि दे ऑलरेडी हैव दैट लिक्विडिटी, दे हैव बायर एंड सेलर एट बोथ द टाइम्स. एंड नाउ विथ वर्चुअल PPA जो अब होने लगा है, जिसमें बेसिकली आप अगर कंपनी ऐसी हो, आपकी कंपनी जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं हो, और आपको वर्चुअल PPA साइन करना है सो दैट कि आप कार्बन क्रेडिट्स ले सको, सो वहां पे IEX का रोल बहुत अच्छा हो जाता है. सो दैट मेक्स दिस बिजनेस वेरी इंटरेस्टिंग. एंड इसकी भी अगर आप मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन वुड बी नॉर्थ ऑफ 70%. वेरी फ्यू बिजनेस हैव दिस काइंड ऑफ मार्जिन. एंड इनका कैपिटल एलोकेशन भी बहुत सेट है. एवरी ईयर दे गिव अ वेरी हाई डिविडेंड बिकॉज दे डोंट नीड मनी टू ग्रो देयर बिजनेस. तो अच्छा खासा डिविडेंड आउटफ्लो भी होता है. सो इस तरह की बिजनेस 30 times अर्निंग्स पे आपको मिल रही है. सो इफ थिंग्स प्ले आउट द वे आई थिंक, इट कैन डू वेरी वेल फ्रॉम हियर. नाउ again, as I said, in all the other businesses it can go wrong also. So that is why it is one of the stock in my portfolio. I may sell it if things don't plan accordingly. सुपर अमेजिंग, बहुत बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था आज का कॉन्वर्सेशन. मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया आज आपसे बात करके. I think learned a lot. Maybe we'll have to do a part 2 of the podcast as well, where we'll have to discuss a lot of other things as well, other stocks, other theses and all through your blogs and through your articles. But last question that I ask all my guests: if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Ankit Kanodia, what is one question you'd like to ask Ankit towards the end? I think I briefly discussed that question or that point. I think every human should look for inspiration. So मैं वही पूछता कि Ankit, what inspires you? So what inspires you? So I was not prepared for this. So inspiration मेरा वही है कि I think we are blessed as Indians to witness the kind of growth. अब मैं इसका आंसर सिर्फ इन्वेस्टिंग पे लिमिट नहीं करना चाहता हूँ.
आप कोई भी फील्ड देख लो, आप सीए की फील्ड देख लो, आप क्रिकेट देख लो, आप विमेन्स क्रिकेट देख लो, हमने रिसेंटली विमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। सो वी आर ब्लेस्ड एज इंडियंस टू बी इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन देखो तो उन लोगों ने काफ़ी मिजरी देखी है। सो हमको वो याद रखना चाहिए और हमको ये सोचना चाहिए कि हम आने वाले जनरेशन या अपने जनरेशन को कैसे इंस्पायर कर सकें। एंड ऑल ऑफ अस कैन इंस्पायर people around us in small ways. And how do you inspire? I'll just give you one example. If you find someone who is doing really good work, just share their work with everyone you know. ये एक छोटा सा काम है, इसके लिए पैसे भी नहीं लगते, इसके लिए कोई एफर्ट भी नहीं लगता है, बट जब आप सिर्फ एक ये काम कर रहे हो तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, साथ में आपको रियलाइज नहीं होता। एक तो सबसे पहले कि आप उस बंदे को कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, और उसको एक सेल्फ बिलीफ आ रही है कि मैं सच में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। एंड दैट इज जस्ट द स्टार्ट। द रिपल इफेक्ट्स ऑफ दिस इज दैट इफ यू डू दैट कंसिस्टेंटली विद सो मेनी अदर पीपल इन अ लाइफ टाइम ऑफ से 20 years, आप कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो फॉर द बेटर। क्योंकि वो लोग जब अच्छा काम कर रहे हैं और वो शेयर हो रहा बाकी लोग से, कितने सारे हजारों लोग, लाखों लोग उनसे जुड़ेंगे। जैसे आज आपके पॉडकास्ट में आप अगर किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो लाखों लोग देख रहे हैं, राइट? आप अगर किसी के बारे में कुछ भी पॉजिटिव बोलते हो, सो दैट इज हाउ यू आर चेंजिंग द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल, राइट? सो आई लुक एट इट इन दिस वे कि यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गेट इंस्पायर्ड। दैट इंस्पिरेशन ऑफ यू एंड मी कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट। आप कुछ और चीज से इंस्पायर होते हो, मैं किसी और चीज से। बट अगर हम लोग इंस्पायर नहीं हो रहे हैं और हम लोग अगर मैकेनिकल होके या सुपर एफिशिएंट होके ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, सब कुछ कर लेना, वी माइट बी रीचिंग अ ग्रोथ मेट्रिक इन आवर लाइफ, बट वील बी हैविंग अ मिजरेबल लाइफ। सो मिजरी पहले हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन में मिजरी वाज मोर फाइनेंशियल, हमारे केस में मिजरी इज मोर इमोशनल। सो हमको तो वो इमोशनल मिजरी से बाहर निकलना है। Right. So investing is one field which helps me get out of that misery. Right. So true. Thank you so much once again for doing this. Learned a lot from you. Guys, if you want a part 2 with Mr. Ankit Kanodia, please let us know in the comments. I'm sure part 2 तो करना ही चाहिए इनके साथ. But thank you so much once again for doing this and coming all the way to Mumbai. Had an amazing time. Wish you all the best with your endeavors. Thank you so much, Kushal. I am honored to be there in your podcast. I have watched some of the past podcasts and the kind of guests you have. So this is indeed an honor for me कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस पॉडकास्ट में आके मैं आपसे डिस्कस कर सकूं इन्वेस्टिंग के बारे में। Thank you so much, sir. An absolute honor to host you, and thank you so much once again for doing this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट।